मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाने के चक्कर में जख्मी हो गई। वो ट्रिपल एस टीयर टैलेंट के साथ पैदा हुई थी, पर वो सिर्फ एफ टीयर पावर अवे कर पाई थी। जब वो मेरे काम की नहीं रही तो मैंने उसे डंप कर दिया, पर आगे चलकर उसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसका टैलेंट वापस आ गया और वो आइस गॉडेस बन गई। पर जब वो मुझसे बदला लेने के लिए आई, तब उसे पता चला कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। उसके अंदर का शैतान जाग गया और उसके दुश्मनों ने मिलकर उसे मार दिया। ये मेरी यादें नहीं थी, ये इस शरीर के प्रीवियस ओनर की यादें हैं। मैं अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान जागता हूँ। लूना अभी अभी एफ टीयर की आइस पावर्स के साथ अवेक होती है। लूना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, मैं फिर भी हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। काय, अब तुम्हारी बारी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पावरफुल गिफ्ट को अवे करोगे। तभी मुझे अचानक से मेरे ब्रेन में एक आवाज सुनाई देती है, तुम कमीने, मैं पिछली बार तुम्हारी बातों में आ गई थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब जबकि मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुकी हूँ, मैं लूना विंटर्स कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं वहीं पर शौक में खड़ा रह जाता हूँ। तभी एक सिस्टम स्क्रीन मेरे सामने खुलती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गॉडेस फॉर्च्यून सिस्टम को अवे कर लिया है। आपने जिन भी गॉडेसेस का दिल दुखाया है, ये सिस्टम आप उनसे लिंक कर देगा। इसकी मदद से आप उनका टैलेंट कॉपी कर सकते हैं। लूना विंटर्स को हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। अब आप लूना की मन की बात सुन सकते हैं। पूरा क्लाउड जोश के साथ मेरा नाम चिल्लाते हुए मुझे स्टेज पर जाने के लिए कहता है। मैं प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ और अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखता हूँ। तभी अचानक से एक गोल्डन लाइट निकलती है और मैं ट्रिपल एस टीयर की हैंड ऑफ गॉड पावर्स को अवेक करता हूँ। इस स्किल की मदद से मैं किसी भी एलिमेंटल पावर्स को कॉपी कर सकता हूँ। पूरा माहौल जोश से भर जाता है। सारे लोग मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे होते हैं। लूना अपने मन में कह रही होती है, भले ही तुम्हें हैंड ऑफ गॉड मिला है, फिर भी तुम आगे चलकर मरने ही वाले हो। पर इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी और तुम्हें किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगी। सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ लड़कियां तो मुझसे कन्फेशंस भी करने लगती हैं, पर ज्यादातर लोग लूना का मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि वो मेरे लायक नहीं है। मैं ये सुनकर अपनी पल के ऊपर करता हूँ। अगर मुझे उस डिजास्टर को सर्वाइव करना जो कि आगे चलकर मुझे मार सकता है, तो मुझे किसी भी तरीके से लूना की नफरत को मेरे लिए कम करना होगा और उसका दिल दोबारा से जीतना होगा। इसीलिए मैं माइक पर बोलता हूँ, मैं काय आज एक अनाउंसमेंट करता हूँ। लूना थोड़ी घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, तो अब वो फाइनली मुझसे ब्रेकअप करने वाला है। मुझे पहले से पता है कि वो मुझे छोड़ने वाला है, पर ये दोबारा से सुनते हुए मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है। पर तभी मैं कहता हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने ट्रिपल एस टीयर के गिफ्ट को अवेक करा, पर मैं लूना को नहीं छोड़ने वाला उसकी लो टीयर पावर्स की वजह से। और अगर अब मैंने किसी और को उसकी बुराई करते हुए सुन लिया, तो मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। लूना ये सब सुनकर हैरान होती है और अपने मन में कहती है, इसे तो अब तक मुझे छोड़ देना चाहिए था और पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती करनी चाहिए थी। मेरे पास अभी भी मेरी प्रीवियस पावर्स कुछ बची हुई हैं। मैं सच में रिबॉर्न हो चुकी हूँ। लूना के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तभी मैं उसके पास आता हूँ और उसे हक कर लेता हूँ। लूना मुझसे कहती है, काय, अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है तो तुम कर सकते हो। और अपने मन में कह रही होती है, चाहे तुम जो भी प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स को हर्ट करने से पहले ही मार दूंगी। इसके मन की बात सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ, दिल टूटी लड़की का दिल जोड़ना सच में बहुत मुश्किल होता है, पर सिस्टम की मदद से मैं किसी न किसी तरह से ये कर ही लूंगा। लूना, आखिर तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ये कहते हुए मैं लूना को किस कर लेता हूँ। वो रिबॉर्न हुई है ये बात छुपाने के लिए वो भी मुझे किस कर लेती है। पर उसके तुरंत बाद एक फीमेल टीचर हमारे पास आती है। वो स्टूडेंट कहाँ पर है जो ट्रिपल एस टीयर टैलेंट के साथ अवेक हुआ है? मैं उसे क्राउन स्पायर एकेडमी के लिए रिक्रूट करने के लिए आई हूँ। उसे देखकर लूना अपने मन में कहती है, ये पिछली लाइफ में काय की टीचर हुआ करती थी। ये मेरिडियन फेडरेशन की बेस्ट होप थी और जल्द ही गॉड जितनी पावर हासिल करने वाली थी, पर काय ने इसे धोखा दे दिया और इसे मॉन्स्टर्स के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा प्रिंसिपल उस टीचर ग्रेस को मेरे पास लेकर आता है। मिस ग्रेस, इसका नाम काय है, इसका टैलेंट कोई भी एलिमेंटल पावर्स को कॉपी कर सकता है। ये सुनकर ग्रेस अपने मन में कहती है, मुझे पता है ये एक धोखेबाज स्टूडेंट है मेरा, जिसे मैंने खुद पर्सनली ट्रेन किया था मेरी पिछली जिंदगी में। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ, क्या ये भी रिबॉर्न हुई है? वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा काय, मेरा नाम ग्रेस है। क्या तुम मुझे अपनी पावर्स दिखा सकते हो? अगर तुम्हारी पावर्स सच में ट्रिपल एस टीयर की होंगी तो क्राउन स्पायर एकेडमी में तुम्हारा इजी एडमिशन हो जाएगा। वो अपने मन में ये भी कह रही होती है, बहुत दिन बाद मिल रहे हो धोखेबाज, मैंने तुम्हें हर एक चीज सिखाई है उम्मीद करते हुए कि तुम एक दिन मुझे सरपास कर दोगे, पर हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर पाने के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया और जब मैं थंडर गॉडेस बनने ही वाली थी तुमने धोखे से मुझे मार दिया। हे भगवान, मुझे ये कहाँ रीइंकार्नेट कर दिया। लूना और ग्रेस दोनों ही मुझे मारना चाहती हैं। मैंने किसी तरह से लूना को कुछ देर के लिए समझा दिया था, पर अब इसको कैसे समझाऊंगा? तभी सिस्टम मुझे बताता है, ग्रेस को सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है। अब आप ग्रेस की मन की बातें भी सुन सकते हैं। ये मैसेज देखकर मैं समझ जाता हूँ ग्रेस भी रिबॉर्न हो चुकी है। ताकि मैं ग्रेस को सस्पिशियस ना लगूं, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस होने की एक्टिंग करता हूँ। ग्रेस अपनी 3 लो टीयर की लाइटनिंग स्किल्स दिखाती है और अपने मन में कहती है, लास्ट टाइम मैंने अपनी फॉरबिडन लाइटिंग स्किल को यूज भी नहीं करा था, फिर भी काय ने उसे कॉपी कर लिया था और उसे मुझ पर ही यूज करा था, जिससे मेरा अटेंशन इस लड़के के ऊपर आ गया था और मैंने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया था। पर इस बार मैं इस धोखेबाज सांप के झांसों में नहीं आने वाली। ग्रेस की मन की बातें सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, तो इसका मतलब है हैंड ऑफ गॉड फॉरबिडन स्पेल्स को भी कॉपी कर सकता है। इसकी मदद से मैं अपने लेवल के ऊपर वालों को भी इजीली मार सकता हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि ग्रेस मुझे अपनी पावर्स का यूज करके अभी ही जान से क्यों नहीं मार रही है। मुझे किसी तरह ग्रेस को यकीन दिलाना होगा कि फ्यूचर बदल चुका है। मैं हैंड ऑफ गॉड को एक्टिवेट करता हूँ और उसकी सारी स्किल्स को स्कैन करता हूँ। उसके बाद मैं उसके फॉरबिडन स्पेल को कॉपी करता हूँ और वायलेट थंडर क्लैप स्किल को यूज करता हूँ।
काले बादल पूरे जगह को घेर लेते हैं। ग्रेस ये देखकर अपने मन में कहती है, पिछली बार इसने वायलेट थंडर क्लैप को मुझ पर यूज करा था। मुझे लगा था कि इसने ये गलती से किया था, पर शुरू से ही उसका प्लान मुझे धोखा देने का था। आसमान से एक बहुत तेज बिजली गिरती है, पर इस बार वो ग्रेस को नहीं बल्कि मुझे लगती है। ये देखकर ग्रेस थोड़ा शॉक होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, क्या मेरे रिबॉर्न होने की वजह से फ्यूचर थोड़ा बदल चुका है। जब वो बिजली पूरी तरह से मुझ पर गिरने वाली थी, तभी ग्रेस अपनी पावर्स का यूज करके उसे रोक देती है। मैं एक चैन की सांस लेता हूँ। मेरा गैम्बल काम कर गया था, इसीलिए मैं जल्दी से जाकर उसे शुक्रिया बोलता हूँ। वो कहती है कि मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हैंड ऑफ गॉड वायलेट थंडर क्लैप को भी कॉपी कर सकता है। मैं उनके सामने अपना सर झुकाकर कहता हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी जान बचाई है। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी, आपको बचाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँगा। ग्रेस अपने मन में सोचती है, मैं यहाँ पर काय की जान लेने आई थी, पर मैंने उसे बचाया क्यों? और अब ये कह रहा है कि ये मुझे बचाएगा। ग्रेस को ज्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं था, इसीलिए वो कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन काय, तुम पास हो चुके हो। मैं क्राउन एकेडमी में तुम्हारे बारे में बात करूंगी। आगे हम लोग कॉन्टैक्ट इन्फो को एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो देखता हूँ कि लूना रो रही होती है। उसे लगा था कि वो वायलेट थंडर क्लैप मुझे मार सकता है। वो पैनिक हो गया और रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं किसी और चीज की वजह से मर गया तो वो अपना बदला कैसे लेगी। उसने रोना बंद कर दिया जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ, लूना आखिर तुम रो क्यों रही हो? लूना हल्का सा ब्लश करते हुए कहती, मैं रो नहीं रही। मैं उसे टीज करते हुए बोलता हूँ, तो मैं डर था ना कि वो स्पेल की वजह से मैं कहीं मर ना जाऊँ। लूना शर्मा जाती है और कहती है, नहीं मुझे कोई डर नहीं था काय, बस भी करो, सब हमें ही देख रहे हैं। पर लूना के मन की बात सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि वो अभी भी मेरी चिंता करती है। मैं एक स्माइल करता हूँ, तभी लोग आपस में बात करते हैं। मैं बहुत जेलस हूँ। लूना सबसे वीकेस्ट पावर के साथ अवेक हुई है, पर फिर भी काय उसके साथ है। और क्योंकि काय उसके साथ है तो एक कमजोर इंसान भी ताकतवर होने का नाटक करने लगता है। लूना अपने मन में कहती है, मैं इस बार काय पर निर्भर नहीं होने वाली। इस बार मैं अपनी पावर्स को वक्त से पहले ही पालूंगी। जैसे ही मेरी सोल रिस्टोर हो जाएगी, मेरी पावर्स और भी तेजी से ग्रो करने लगेंगी। जिन पावर्स के बारे में लूना सोच रही है वो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। वो पावर्स उसकी सोल को रिस्टोर कर सकती है और उससे गॉड लेवल तक पहुंचा सकती है। और क्योंकि मेरे पास कॉपिंग सिस्टम है, तो मैं इसके फॉर्च्यून को कॉपी करके खुद भी एक गॉड बन सकता हूँ। लूना मुझसे कहती है, काय मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और सेरेमनी भी खत्म हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं आज रात चुपके से निकल जाऊंगी, इस धोखेबाज इंसान को कभी पता नहीं चलेगा। ये सब सुनने के बाद मैं उसके साथ घर जाने के लिए मान जाता हूँ। जब लूना रात में बाहर निकलेगी तो मैं उसका पीछा करूंगा और उस अपॉर्चुनिटी तक खुद जाऊंगा। और रास्ते में जाते वक्त मैं लूना का हाथ पकड़े हुए था, और क्योंकि वो इस बात को छुपाना चाहती है कि वो रिबॉर्न हुई है, तो वो भी मेरे नाटक में मेरा साथ देती है। वो अपने मन में सोचती है, जैसे ही मुझे मेरी पावर्स वापस मिल जाएंगी, ये जिन हाथों से मुझे छू रहा है मैं उन्हीं हाथों को काट दूंगी। पर इन चीजों से मैं डरता नहीं हूँ। मैं अब धीरे धीरे थोड़ा बहादुर होता जा रहा हूँ। जब हम लोग घर पहुंचते तो लूना के पेरेंट्स हमारा वेलकम करते हैं। कहा है, लूना तुम लोग वापस आ गए, आओ बैठो। मैं उनसे कहता हूँ, मॉम डैड, मैंने और लूना ने अवेकनिंग सेरेमनी को फिनिश कर लिया है और फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है आपके साथ बिताने के लिए। लूना कह रही है, काय वो मेरे पेरेंट्स हैं तो उन्हें मॉम डैड मत कहो, उन्हें मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स कहो। पर लूना के पेरेंट्स उसे इस बात पर मना कर देते हैं और कहते हैं, आज पहली बार काय ने हमें मॉम डैड कहा है। हमें ये सुनकर काफी अच्छा लगा। लूना अपने मन में कह रही होती है, मुझे इस धोखेबाज को जल्द से जल्द मारना होगा। मैं अपने मन में सोचता हूँ, क्या ये सच में मुझे जल्द से जल्द मरा हुआ देखना चाहती है? आज रात वो अपनी पावर्स को क्लेम करने के लिए कहीं पर जाने वाली थी। यार मैं आगे उसके पेरेंट्स को आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता हूँ और उन्हें ये भी बताता हूँ कि मेरा एडमिशन क्राउन स्पायर एकेडमी में होने वाला है। ये सुनकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लूना हमारे पास बैठी होती है पर वो थोड़ी सैड लग रही होती है। और जब आधी रात हो जाती है तो वो चुपके से घर से बाहर निकलती है बिना किसी हेजिटेशन के। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मुझे वो चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसकी वजह से उसकी सोल हील हो सकती है, पर बाकी सबके लिए मैं मना नहीं करूंगा। आगे चलते चलते वो एक हिडन रियल एंट्रेंस पर पहुंच जाती है और डायरेक्ट उसके अंदर चली जाती है। मैं धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा होता हूँ। अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज का इस्तेमाल करके वो हर एक डेंजर को अवॉइड करती है। उसका पीछा करते करते मैं एक बहुत ही अंदर एक हॉल में पहुंच जाता हूँ। उस हॉल के सेंटर में ड्रैगन का स्केलेटन होता है और उसके ठीक पीछे एक रस्टेड क्लॉक भी लगी होती है। लूना वहाँ पर रुककर सोचने लगती है। जीन एलेक्सर जो कि मेरी सोल को हील कर सकता है, वो इस हॉल के ईस्ट में है और आइस बेस्ड विंग्स पत्थरों के नीचे दबी हुई है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और थंडर स्पीयर एक ब्रोकन पिलर के नीचे दबा हुआ है सेंटर में। वाटर बेस्ड सोल स्केलेटन के काफी अंदर छुपी हुई है और स्टार की हिडन है क्लॉक गियर्स के अंदर। पहले मैं अपनी सोल को हील करूंगी। तभी मैं लूना के सामने जाता हूँ। लूना तुम कहाँ पर हो? मैंने तुम्हें जब घर से बाहर निकलते हुए देखा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया, पर अब तुम मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हो। अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे जवाब दो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लूना काफी ज्यादा शौक थी, वो छुप नहीं जा रही थी, पर मैं उसे देख लेता हूँ। तो तुम यहाँ पर हो लूना, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लूना अपने मन में कहती है, मुझे शांत रहना होगा, मुझे किसी भी तरीके से काय को यहाँ से बाहर लेकर जाना है और यहाँ पर जितना भी ट्रेजर है उन सबको प्रोटेक्ट करना है। मुझे माफ करना काय, मैं थोड़ी सी रेकलेस हो गई थी। अपने वीक टैलेंट की वजह से मैं काफी उदास थी, इसीलिए मैं घर से भाग गई। चलो अब घर चलते हैं।
क्योंकि मैंने लूना के मन की ऑलरेडी सारी बातें सुन ली होती हैं, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगता हूँ और कहता हूँ, लूना मुझे लगता है कि हम एक हिडन रियाल में आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ट्रेजर जरूर होंगे जो कि हमें स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लूना कहती है, शायद से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो काय, ऐसा बेकार प्लेस एक हिडन रियाल कैसे हो सकता है। चलो घर चलते हैं। मैं शांति से आगे बढ़ने लगता हूँ। लूना तुम यहीं पर रुको, मैं इस जगह को बस थोड़ा सा और देख लेता हूँ। लूना अपने मन में कहती है, नहीं नहीं उधर मत जाओ, मेरे रीबर्थ से पहले विंग्स ऑफ डाउन मेरा फेवरेट वेपन था, मैं नहीं चाहती कि वो काय को मिल जाए। लूना तुरंत मेरे पास भाग कर आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये जगह काफी ज्यादा डरावनी है, फिक्र मत करो लूना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद क्लोई साइलेंट हो जाती है और अपने मन में कहती है, प्लीज उन पत्थरों को मत हटाना, उससे नहीं पता कि मैं उसके मन की बातें सुन सकता हूँ। और उन पत्थरों के नीचे विंग्स ऑफ डाउन होते हैं, उनके अंदर से इंटेंस फ्रोस्ट निकल रही होती है। मैं सरप्राइज होने की एक्टिंग करता हूँ, ट्रेजर, ये तो ट्रेजर है, हम सच में एक हिडन रियाल में आ चुके हैं। मैं उस वेपन के साथ बॉन्ड कर लेता हूँ। लूना, इनका नाम विंग्स ऑफ डाउन है। लूना तुरंत कहती है, क्या है मेरी आइस पावर्स के साथ ये ट्रेजर मैच कर रहा है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। मैं कहता हूँ, लूना अभी तुम थोड़ी कमजोर हो, जब तुम थोड़ी और ताकतवर हो जाओगी तब मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तब तक मैं इन्हें अपने पास रखूंगा और यूज करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लूना एग्री तो करती है पर डीप डाउन वो थोड़ी उदास होती है, क्योंकि लूना बार बार अपने मन में ट्रेजर्स की लोकेशन बोल रही होती है और मैं उन्हें ढूंढता जाता हूँ और ऐसा प्रेटेंड करता हूँ कि ये सब मुझे एक्सीडेंट से मिल रहे हैं। मुझे थंडर स्पीयर और सोल ऑफ डीप मिल जाती है। उसके बाद मैं जीन एलेक्सर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। लूना ये करते हुए मुझे देखकर अपने मन में कहती है, नहीं क्या ये जीन एलेक्सर भी लेने वाला है, बिना जीन एलेक्सर के आखिर मैं अपनी सोल को हील कैसे करूंगी। लूना पूरी तरह से होपलेस हो जाती है और कहती है, मेरे पास अभी एफ टीयर की पावर है, मैं तो काय से ये छीन भी नहीं सकती हूँ, मैं दूसरे ट्रेजर्स को तो ढूंढ सकती हूँ पर यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल हीलिंग जीन एलेक्सर है। पर तभी मैं लूना को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पोशन सोल को हील करता है। लूना, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी सोल डैमेज हो चुकी है, इसकी मदद से तुम हील हो सकती हो, जल्दी से इसे पी लो। ये सुनकर वो थोड़ी शौक होती है और कहती है, काय क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो, तुम इससे अपनी सोल की भी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। मैं उससे कहता हूँ, लूना तुम्हारे सामने ये एलेक्सर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारी सोल रिस्टोर हो जाती है तो तुम्हारा टैलेंट भी शायद से वापस आ जाए, अब लो भी इसे ट्राई करो। लूना काफी ज्यादा शौक में होती है पर उसका माइंड अब क्लियर हो जाता है और वो कुछ भी नहीं सोचती। काफी देर चुप रहने के बाद लूना बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया काय, मैं इसे ट्राई करती हूँ। वो मुझसे एलेक्सर लेकर एक ही बार में उसे पी जाती है। एलेक्सर अपना काम करना शुरू कर देता है और लूना जमीन पर गिर जाती है। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है पर अपने मन में वो कह रही होती है कि ये सब नॉर्मल है, इसीलिए मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। पर फिर भी मैं उसे अपने हाथों में उठा लेता हूँ, उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। वो अपने मन में कहती है, काय ने मुझे एलेक्सर दिया और मेरा दर्द कम कर रहा है, क्या ये सच में वही लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया था। कुछ ही देर बाद वो पूरे एलेक्सर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लूना की सोल पूरी तरह से हील हो चुकी होती है और वो अपने ट्रिपल एस टीयर के टैलेंट को रीस्टोर कर लेती है। खुशी के मारे वो भूल जाती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। वो अपनी ट्रिपल एस टीयर की आइस स्किल मिस्टिक आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करती है। जब वो पूरे आसमान को अपने आइस स्पाइक से भरा हुआ देखती है तब उसे याद आता है कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। कम ऑन, मैं भूल गई थी कि यहाँ पर काय भी है। ये देखकर मैं कहता हूँ, ये तो काफी कमाल का है। लूना, अब तुम एफ टीयर की नहीं हो है ना। वो मुझे जीन एलेक्सर के लिए शुक्रिया बोलती है और कहती है कि अब वो ए टीयर की है और अपने मन में सोचती है, इसने मुझे जीन एलेक्सर दे दिया पर मुझे अभी इसे नहीं बताना चाहिए कि मैं ट्रिपल एस टीयर की हूँ। पर फिर भी काय इस बार बदला बदला लग रहा है। मैं लूना के पास खड़ा होता हूँ, फिर आगे हंसते हुए उससे कहता हूँ, चलो फिर आगे चलते हैं। मैं स्टार की तरफ जाने लगता हूँ। लूना अपने मन में सोच रही होती है कि उसे ये मुझसे लेना चाहिए या नहीं। मैं उसे अपने पास बुलाता हूँ साथ चलने के लिए। उसकी को अपने हाथ में पकड़ने के बाद मैं कहता हूँ, ये कितनी खूबसूरत है, पहले मुझे इसे एग्जामिन करने दो। इसका नाम स्टार की और ये स्टेलर पावर होल्ड करती है, ये एक और ट्रेजर है। लूना अपने मन में कहती है, मेरे बिना तुम्हें कभी ये ट्रेजर्स नहीं मिल पाते। आखिर में वो गिव अप कर देती है और स्टार की को मुझसे नहीं लेती। पर तभी अचानक से स्टार की से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। लूना शॉक में ये सब देखती है और अपने मन में कहती है, काय ने किसी विजन को ट्रिगर कर दिया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस रोशनी से एक ड्रीम लाइक सेलेस्टियल कोड बन जाता है और उसके अंदर एक एंजल होती है और उसके पास एक जाइंट स्टार की होती है। वो एंजल हमारी तरफ देखती है और फिर बोलती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं वहाँ पर कंफ्यूजन के साथ खड़ा होता हूँ पर तभी लूना की आंखों से खून आने लगता है। लूना कहती है, आखिर वो एंजल क्या कह रही है, उसकी बातों से मेरा दिमाग फट रहा है। लूना चिल्लाती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। मैं सेलेस्टियल कोड की तरफ वापस से देखता हूँ। वो एंजल दोबारा बोलती है, मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगी। ये सुनते ही मैं तुरंत सेलेस्टियल कोड पर एक पंच मारता हूँ और उसे तोड़ देता हूँ। जैसे ही वो टूटता है लूना का सर दर्द करना बंद हो जाता है, वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। मैं तुरंत उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो सेफ है मैं उसके पास ही बैठा रहता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर इस जगह पर इतने सारे ट्रेजर्स क्यों हैं और आखिर वो एंजल थी कौन। जब मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ तभी लूना उठ जाती है। मैं उससे बोलता हूँ, लूना आखिरकार तुम उठ गई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लूना धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुमने मेरी जान बचाई। मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ कि कैसे मैंने उस विजन को तोड़ दिया और उसके साथ बैठा रहा। लूना हैरानी के साथ मुझे देखती है, तुम्हारा शुक्रिया काय। उसके बाद वो अपने मन में सोचती है, इस बार तो काय बिल्कुल बदल चुका है, ना इसने मेरी बेइज्जती करी और बल्कि मुझे एलेक्सर भी दे दिया, ना इसने मेरे पेरेंट्स को चोट पहुंचाई और जब मुझे इसकी जरूरत थी तब उसने मुझे बचाया भी। शायद से मैं दोबारा से काय पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर मैं काफी खुश होता हूँ, मैंने आखिरकार लूना का दिल वापस से जीत लिया। लूना मुझसे कहती है, काय स्टार की पावरफुल है, उसे अपने पास ही रखना, वो किसी दिन काम जरूर आएगी, पर हमें उस एंजल का ध्यान रखना होगा। अभी के लिए चलो घर चलते हैं। पर अभी भी इन ट्रेजर्स का यहाँ पर मिलना एक मिस्ट्री थी और मुझे इसके बारे में जानना था। मैं लूना की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ,
लूना चलो और ट्रेजर्स ढूंढते हैं। लूना अपने मन में कहती है, मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, पर अपनी रीबर्थ को छुपाने के लिए मुझे काय को फॉलो करना चाहिए। कुछ देर बाद हम लोग एक पूल के पास पहुंचते हैं जिसमें काला पानी भरा हुआ होता है। लूना मुझे उस पूल को टच करने के लिए मना करती है और अपने मन में कहती है, पिछली बार जब मैंने इसे टच करा था तब मेरी पूरी सोल लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर उस दिन जीन एलेक्सर की वजह से मैं बच गई थी। मैं उस पूल को अच्छे से देखता हूँ और मुझे उसके बीच में लगा हुआ स्टोन टैबलेट दिखता है। मैं हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके लूना के स्किल को कॉपी करता हूँ। मैं ग्लेशियर शील्ड बनाता हूँ और उसे टैबलेट पर फेंकता हूँ। वो टैबलेट टूट जाता है। लूना कंफ्यूजन में ये सब देख रही होती है, तभी वो टैबलेट पानी से बाहर आ जाता है। वो पूरी तरह से क्रैक था और उस पे लिखा हुआ था, चैंपियंस ऑफ हेलिक्स, आयरन माइंड एंड सोल फोर्ज सब ने यहाँ पर फाइट करी थी। हेलिक्स एसिडेंसी से स्टार की एंजल ने बाकी दोनों से अकेले ही फाइट करी थी, पर उन लोगों ने उसे फोर्स करा ताकि वो डिवाइन स्टार की को अपने पीछे छोड़ जाए। पर आखिर में सोल फोर्ज चैंपियन हार गया और यहाँ पर एक पूल बन गया। बाकी उस पर क्या लिखा होता है वो अच्छे से नहीं दिखता। लूना जो कि आगे चलकर गॉडेस बन जाती है, उसने भी कभी इन 3 एसिडेंसीज के बारे में नहीं सुना होता। उसे अभी अभी इनके बारे में पता चलता है। मैं शांत खड़ा सोचने लग जाता हूँ, शायद से इस पानी में डुबकी मारने से कुछ होगा। मैं लूना की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, लूना तुम यहीं पर रुको, मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। इससे पहले कि लूना रिएक्ट कर पाती मैं उसके अंदर जंप कर देता हूँ। उस काले पानी को टच करते ही मेरी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। ये देखकर लूना गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है, क्या काय मर गया। पर मेरी जो सोल होती है वो एक स्ट्रेंज स्पेस में आ जाती है। वो स्पेस एनर्जी से भरा हुआ होता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी सोल इवॉल्व हो जाती है। एवोल्यूशन जल्दी ही खत्म हो जाता है और मैं सायोनिक स्पार्क को अनलॉक कर लेता हूँ। ये सोल पावर का इस्तेमाल करता है एनिमे के माइंड और सोल पर अटैक करने के लिए। जब मैं उसे टेस्ट कर रहा होता हूँ तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है। आखिरकार 10,000 सालों बाद एक वर्दी सोल आई है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम सायोनिक रेमनेंट हो? वो हाँ करता और कहता है, इंटेलिजेंस सोल्स का टेस्ट काफी ज्यादा टेस्टी होता है। मुझे तुरंत मुसीबत का अंदाजा हो जाता है। एक स्पिरिट तुरंत मुझ पर अटैक करती है। इससे पहले कि मैं डॉज कर पाता हूँ वो मेरी सोल के अंदर घुस जाता है और कहता है, तुम्हारी सोल कितनी कमाल की है, बिना बॉडी के तुम मुझे रेसिस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ही मैं तुम्हें कंज्यूम कर लूंगा मैं दोबारा से राइज करूंगा। मैं उस सोल से लड़ने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। जब मेरी सोल एक बॉडी फॉर्म कर रही होती है मैं अपनी विल पर और फोकस करता हूँ, जिसकी वजह से प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही मेरी सोल और सॉलिड बन जाती है वो इन्वेडर की ही सोल को अब्सॉर्ब करने लगती है। वो इन्वेडर गुस्से में कहता है, मेरे इस फूल ने तुम्हारी बॉडी को खत्म कर दिया था, आखिर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे पास वापस कैसे आ गई? क्या तुम ऑलरेडी सायोनिक पास के सुप्रीम सोल स्टेट में पहुंच चुके हो? खैर मैं उसकी बातों का जवाब नहीं देता और जो स्पिरिट मुझे पोजेस करने की कोशिश कर रही थी मैं उसे पूरी तरह से डिवोर कर जाता हूँ। पूल के बाहर क्लोई लगातार रोए जा रही थी। ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे इस जगह के बारे में पहले नहीं बताया। प्लीज वापस आ जाओ काय, मैं कसम से तुम्हें दोबारा मरा हुआ नहीं देखना चाहती, मुझे तुम वापस चाहिए। मैं स्पिरिट फॉर्म में उस पूल से बाहर आ चुका होता हूँ और चुपके से उसे देख रहा होता हूँ। उस सायोनिक रेमनेंट को डिवोर करने के बाद मैंने सायोनिक शिफ्ट को अनलॉक कर लिया है। अब मैं अपने फिजिकल और स्पिरिट फॉर्म में कभी भी स्विच कर सकता हूँ। मैं अपने फिजिकल फॉर्म में आने के बाद लूना को हक करता हूँ, लूना मैं वापस आ गया। लूना मुझे देखकर थोड़ी शॉक होती है। उस स्ट्रेंज स्पेस में जो कुछ भी हुआ था मैं वो सारी बातें लूना को बता देता हूँ। उसके बाद मैं उसे सायोनिक शिफ्ट करके भी दिखाता हूँ। मुझे ये करता हुआ देखने के बाद तब जाकर लूना को यकीन आता कि मैं जिंदा हूँ। वो मेरे पास आकर कहती है, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, चलो घर चलते हैं काय, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहती हूँ। मैं सुकून की सांस लेता हूँ। आखिरकार मैंने लूना का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। मैं उसे और चिंता करते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं उसके साथ घर जाने के लिए मान जाता हूँ। एक साल बीत जाता है, मैं क्राउन स्पायर अकेडमी पहुंचता हूँ क्राउन सिटी में। लूना मेरे साथ ही होती है क्योंकि उसकी सोल ठीक हो चुकी थी। उसका ट्रिपल एस टीयर आइस टैलेंट वापस आ जाता है। अपने पास लाइफ के कॉम्बैट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके वो एग्जाम में फर्स्ट आती है। क्राउन स्पायर अकेडमी हम दोनों को ही रिक्रूट कर लेती है। उसकी मन की बातें सुनकर मुझे पता चला कि पिछली बार वो यहाँ पर मेरे साथ नहीं आ पाई थी, इसीलिए उसको क्राउन स्पायर अकेडमी और ग्रेस के बारे में बहुत कम पता है। मैं लूना का हाथ पकड़ता हूँ, चेक इन करने के लिए आगे जाने लगता हूँ, पर तभी अचानक से क्राउन स्पायर अकेडमी के नॉर्थ गेट के सामने एक लाइटनिंग बॉल अपीयर हो जाती है। वो सारे फ्रेशमैन्स को रोक देती है। अगले ही मूवमेंट पर ग्रेस सामने आती है। फ्रेशमैन्स वहीं पर रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली हूँ और ये लाइटनिंग वॉल तुम्हारे टेस्ट का पार्ट है। तुम्हें इस लाइटनिंग वॉल से होकर अंदर जाना है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें यहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगा। सारे फ्रेशमैन एक साथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्या कोई इस लाइटनिंग वॉल को क्रॉस भी कर सकता है? क्या ये हमसे मजाक कर रही है? जब सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं तब ग्रेस टेरिफाइंग लाइटनिंग अनलीश करती है। लूना उसे देखकर अपने मन में कहती है, ये कितनी खतरनाक लाइटनिंग है, इसमें कोई भी शक नहीं कि मेरिडियन फेडरेशन की टॉप लाइटनिंग अवेकेंट थी। लूना से इसकी तारीफ सुनकर मैं थोड़ा डरने लगता हूँ। इस बॉडी के ओनर ने इसको भी धोखा दे रखा है। आखिर मैं ग्रेस का ट्रस्ट दोबारा से कैसे जीतूंगा? खैर आगे ग्रेस कहती है, जिसको भी डर लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है। ये टेस्ट 6 बजे तक चलेगा, जो भी उसके बाद आएगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी एक फ्रेशमैन वॉल को अप्रोच करता है। वो एक लाइटनिंग बैरियर अपने अराउंड बनाता है। मैं काफी ध्यान से उसे देखने लग जाता हूँ। तभी लूना मेरा आकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है, काय इस लड़के के बाद हम लोग चलेंगे। और अपने मन में कहती है, ये वॉल काफी कमाल की है, पर मैं इसे 1 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लूंगी। मैं उससे कहता हूँ, लूना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले यहीं खड़े होकर और सीखते हैं।
लूना मेरी बात मान लेती है और हम लोग उस वॉल के थोड़ा पास चले जाते हैं। मुझे इतना पास जाना था उस वॉल के ताकि मैं ग्रेस की मन की बातें जान सकूं। कहीं वो इस टेस्ट के दौरान मुझे मारने का प्लान तो नहीं कर रही। जैसे ही वो फ्रेशमैन वॉल के अंदर घुसता है उसका लाइटनिंग बैरियर टूट जाता है और उससे बहुत ज्यादा पेन होता है। ग्रेस अपने मन में कह रही होती है जैसा पिछली बार हुआ था, 8 ईयर लाइटनिंग फ्रेशमैन पहले आया था, मैंने उसे वॉल पार करने दिया था। ये बस एक टेस्ट है और हम किसी को भी एक्सपेल नहीं करने वाले हैं। जब वो लड़का चिल्ला रहा होता है तभी वॉल हट जाती है और उसे अंदर जाने देती है। जैसे ही पहला फ्रेशमैन पास होता है दूसरे भी ये ट्राई करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं साइड में खड़ा ही सब देख रहा होता हूँ। कुछ ही देर के अंदर काफी सारे फ्रेशमैन पास हो जाते हैं। वो लोग जब बेहोश होने ही वाले होते हैं तभी वो लोग वो और पार कर लेते हैं। लूना भी मेरे साथ उन लोगों को देख रही होती है। काय तुम्हें छोड़कर यहाँ पर एक और ट्रिपल एस टीयर फ्रेशमैन है। उस लड़की का नाम है सियाना वार्ड, वो एल्डेस्ट डॉटर है वार्ड्स फैमिली की, पर वो अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जो वार्ड्स है वो वन ऑफ क्राउन सिटी के 4 अवेकेंड हाउसेस में से एक है। पिछली जिंदगी में सियाना विंड ब्लेड गॉडेस बन गई थी, पर काय ने उसकी फैमिली के हेड को मार दिया था। लूना के मन की ये बात सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ इसका मतलब है वार्ड्स फैमिली का हेड सियाना का फादर है। आखिर इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने क्या क्या कांड करे हैं? क्या सियाना भी रिबॉर्न हुई होगी? तभी अचानक से टेस्टिंग ग्राउंड में हवा काफी तेजी से चलने लगती है। एक लड़की जिसके हाथों में तलवार होती है वो धीमे धीमे आगे आती है। मैं ये देखकर हैरान हो जाता हूँ, वो इतनी दूर है फिर भी हवा इतनी तेज चल रही है। जरूर से यही लड़की सियाना होगी। कुछ देर बाद सियाना लूना और मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। सिस्टम मुझे तुरंत उससे कनेक्ट कर देता है। अपनी पिछली जिंदगी में सियाना इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के साथ कई बार स्पैरिंग किया करती थी, पर कभी भी उससे जीत नहीं पाई थी और उल्टा उसके प्यार में ही पड़ गई थी। वो उसे अपने घर तक ले जाती थी और अपनी फैमिली के रिसोर्सेस तक का इस्तेमाल करती थी उसकी मदद करने में। सियाना के फादर ने भी काय की काफी मदद करी थी अपनी बेटी की वजह से, पर आगे चलकर बेरहमी से काय ने ही उन्हें मार दिया। जब सियाना को ये बात पता चली और उसने बदला लेने का सोचा तब उसे पता चला कि काय ऑलरेडी मर चुका है। वो इन सारी चीजों को भुला नहीं पा रही थी और आखिर में खुद से ही हार गई और एक हिडन रियाल्म के अंदर ही मर गई। मैं थोड़ा सा शौक होता हूँ। लूना मुझसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? मैं उससे कहता हूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गया हूँ खड़े खड़े। लूना फिर कहती है तो चलो फिर टेस्ट को पास करता हूँ उसके बाद आराम करते हैं। मैं उससे कहता हूँ हम सियाना के बाद जाएंगे। सियाना बहुत ही इजीली उस वॉल को क्रॉस कर लेती है। ग्रेस उसे देखकर अपने मन में कहती है जैसा मुझे याद है सियाना अभी भी वैसी ही है। अब इसके बाद वो धोखेबाज आया आएगा। पर पिछली बार सियाना सिर्फ लेवल 9 की थी, पर अब ये लेवल 15 की कैसे हो गई? फिर ग्रेस अनाउंस करके बताती है सियाना वो ट्रिपल एस टीयर फाइन टैलेंट लेवल 15 के अवेकनर ने टेस्ट पास कर लिया। ये सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। फ्रेश मैथ्स को अगले लेवल पर जाने के लिए लेवल 20 चाहिए होता है और ये तो पहले से ही 15 लेवल पर है। क्या ये ट्रिपल एस टीयर की पावर है? ऐसा लगता है कि कोई और ट्रिपल एस टीयर का फ्रेश मैन उसकी पावर को मैच नहीं कर पाएगा। सियाना की पावर्स को देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ। क्या उसने भी लूना की तरह अपनी पावर्स को पहले ही पा लिया? लूना बाकी फ्रेश मैथ्स की बात सुनकर उन्हें अपनी पावर दिखाने ही जा रही थी, पर मैंने उसे रोक लिया। चलो पहले टेस्ट पास करते हैं। लूना मेरी बात मान लेती और कहती है पहले मैं जाऊंगी। जब सारे लोग देख रहे थे तो क्लोई ने उस लाइटनिंग बॉल को ही फ्रीज कर दिया और फिर उसे तोड़ दिया। उसने भी बहुत ही इजीली इस टेस्ट को पास कर लिया। ग्रेस और सियाना दोनों ही बहुत ज्यादा स्टन रह जाते हैं क्योंकि ग्रेस की पिछली जिंदगी में लूना यहाँ पर नहीं आई होती, इसलिए वो थोड़ी शॉक होती है। ग्रेस उसके पास जाकर कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने टेस्ट पास कर लिया लेवल 15 पर। मुझे अपना नाम बताओ और अपना टैलेंट ईयर। लूना कहती है लूना विंटर एफ टीयर आइस टैलेंट। ये सुनकर ग्रेस शॉक होती है और अपने मन में कहती है एफ टीयर का आइस टैलेंट इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता। लूना मेरी तरफ देखकर मुझे भी बुलाती है। जब मैं मुस्कुराते हुए लूना को जवाब दे रहा होता हूँ तभी मुझे सियाना की किलिंग इंटेंट साफ महसूस हो रही होती है। ग्रेस सियाना के थोड़े पास आती है और उसे वार्न करती है। सियाना तुरंत अपने किलिंग इंटेंट को छुपा लेती है। मैं वहां पर खड़ा होता हूँ और फिर एक गहरी सांस लेता हूँ। उसके बाद वॉल के अंदर एंटर करता हूँ। मैं किसी और के एलिमेंटल स्किल्स को कॉपी करने के बाद ही उन्हें यूज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं बिना किसी प्रोटेक्शन के वॉल के अंदर घुसा होता हूँ। सारे लोग मुझे देखकर शॉक हो जाते हैं। मैं अपने ऊपर बिजली गिरने देता हूँ। मेरी बॉडी उस बिजली को एब्जॉर्ब कर लेती है और इवॉल्व हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में मैं सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। मैं अपना हाथ ऊपर करके एक लाइटनिंग फॉर्म करता हूँ जिसे ग्रेस अच्छे से पहचानती थी। इस गिफ्ट के लिए आपका शुक्रिया मिस ग्रेस। ग्रेस अपने मन में कहती है इसने फिर से लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया पिछली बार की तरह। इस बार प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ पर रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है। सियाना अपने मन में कहती है मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा। लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं लाइटनिंग वॉल स्किल को सीख जाता हूँ, पर इन लोगों की मन की बातें सुनकर मेरे पसीने छूट जाते हैं। ये दोनों ही मुझे मारना चाहती हैं। मुझे किसी तरह इन दोनों का ट्रस्ट वापस से गेन करना होगा। ग्रेस मुझे आगे अपने पास बुलाती है। वो अभी भी सोच रही होती है कि उसे दोबारा से मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहिए कि नहीं। तभी वो फैसला कर लेती है और मुझसे कहती है मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुई बच्चे, आज से तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं जानती हूँ। पर अपने मन में कह रही होती है क्या तुम दोबारा से मुझे रेजिंग थंडर हार्ट के लिए धोखा दोगे? मैं अपने घुटनों पर बैठ कर कहता हूँ आपने मेरा एडमिशन यहाँ पर करवाया और मेरी जान भी बचाई है। मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्टूडेंट बनकर। टेस्ट खत्म होने के बाद मैं और लूना डाइनिंग हॉल पहुंचते हैं। हम वहाँ बैठे खाना खाते हुए काफी ज्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। पास ही में सियाना हमें देख रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है। तभी एक मेल स्टूडेंट उसके पास आता है उससे फ्लर्ट करने के लिए। तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरा नाम है रायन और मैं एशफोर्ड फैमिली से हूँ। एशवर्ड फैमिली भी 4 हाउसेस में से एक है। सियाना अपना चेहरा ऊपर करके उसकी तरफ देख लिया और उससे कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रायन शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर स्टूडेंट है? वो रायन की बातों से काफी ज्यादा अनॉय
हो रही होती है, इसलिए वो मुझ पर पॉइंट आउट करते हुए कहती है, वो देखो वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। रायन मेरी तरफ देखता और फिर उसके बाद कहता है, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिस लड़की के साथ बैठा वो तो उसकी गर्लफ्रेंड लग रही है। सियाना कहती है, वो लड़की जो उसके साथ बैठी है वो उसकी कजन है। तभी लूना भी इनकी बात सुन लेती है और गुस्से में उठकर कहती है, सियाना आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, का है मेरा बॉयफ्रेंड है। सियाना अपने मन में कहती है, पिछली बार रायन यहाँ पर नहीं था, क्या ये बेरी बर्थ होने का कोई इफेक्ट है। मैं अपने मन में सोचता हूँ इतने सारे लोगों के रिबॉर्न होने की वजह से टाइमलाइन चेंज हो रही है। मैं उठकर लूना को शांत करता हूँ, जबकि रायन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तो तुम सियाना वार्ड हो, अपने लब्बर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। रायन बेसिकली यही कहना चाहता था कि काय को छोड़कर सियाना उसके पास आ जाए। तुम्हें पता है बीच बीच में मैं ऐसी चीजें सहकर करता हूँ, वियर्ड चीजें वैसे मैं वियर्ड तो पहले से हूँ, पर इन एआई स्टोरीज को पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरी आवाज भी रोबोटिक हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में इंसान बन जाता हूँ। खैर अब मेरी बकवास को यहीं पर खत्म करते हैं। सियाना उसे तुरंत जाने को बोलती है, पर रायन जरा सा भी डरा हुआ नहीं होता, क्योंकि उसे अपने पावरफुल सरनेम पर काफी भरोसा होता है। अब चलो भी सियाना, मुझे एक मौका तो दो। सियाना कहती है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ यहाँ से जाने का। रायन अभी भी हंसे ही जा रहा था। मैं लेवल 25 का हूँ, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। सियाना के पास से वाइन निकलने लगती है। वो अपनी स्वाट को बाहर निकालती है और एक विंड ब्लेड को रायन के पास भेजती है। रायन का चेहरा बदल जाता है, तुम तो अभी अभी इस अकेडमी में आई हो, आखिर तुम लेवल 15 की कैसे हो सकती हो, और किसी लेवल 15 के पास भी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। वो अपनी फ्लेम्स पावर की मदद से सियाना के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो कोशिश नाकाम रहती है। रायन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। मैं ये सब कुछ होता हुआ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। रायन को सियाना की पावर का अंदाजा हो जाता है। तुम रिचर्ड वाट्स की बेटी हो और तुमने मुझ पर जिससे अटैक किया था वाट्स की विंड ब्लेड टेक्निक है। रायन चुपचाप यहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर तभी वो मुझे हंसता हुआ देखता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है। ओए तुम किस बात पर हंस रहे हो, जरा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ तमीज सिखाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, रायन तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं लूना को मेरे पीछे आने को कहता हूँ जब सब हमें देख रहे होते हैं। ये तो वही ट्रिपल एस टीयर वाला काय है, क्या ये रायन से भिड़ने जा रहे हैं। रायन उन लोगों की बातें सुन लेता और कहता है, तो तुम वो दूसरे ट्रिपल एस टीयर के फ्रेशमैन हो। मैं उसके पास जाते हुए कहता हूँ, हाँ क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है। ये सुनकर रायन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रायन अपना कंट्रोल खो देता है, उसके पास से फ्लेम्स निकलने लगती हैं। उन फ्लेम से एक फायर ड्रैगन बन जाता है, जो कि मेरी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। मैं ये देखकर थोड़ा इंप्रेस होता हूँ, ये तो काफी अच्छी स्किल है रायन, पर बुरा हुआ अभी ये स्किल मेरी है। मेरे पास से भी फ्लेम्स निकलने लगती हैं और मेरी फ्लेम से रायन से भी बड़ा ड्रैगन क्रिएट होता है। ये नई एबिलिटी है हैंड ऑफ गॉड की, इससे मेरी कोई भी कॉपी करी हुई स्किल पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। रायन थोड़ा शौक होता है, आखिर तुम मेरी स्किल कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। वो दोनों फायर ड्रैगन आपस में भिड़ते हैं। मेरा वाला ड्रैगन इजिली जीत जाता है। वो आग रायन के कपड़ों में लग जाती है और वो चिल्लाते हुए रेंगने लगता है जमीन पर। मैं लूना को सिग्नल देता हूँ और वो अपनी पावर की मदद से उसकी वो आग बुझा देती है। रायन उठता है, मेरी तरफ देखता और फिर यहाँ से भाग जाता है। लूना कहती है, काय तुम तो सच में कमाल के हो, ये वही लड़की है जो कि अभी कुछ समय पहले काय को जान से मारने वाली थी। अब इसकी आंखों से प्यार झलक रहा है। तभी सियाना कहती है, तुम्हारा शुक्रिया रायन को सबक सिखाने के लिए। मैं कहता हूँ, योर वेलकम। लूना सियाना को वार्निंग देते हुए कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, और अपने मन में कह रही होती है, अगर इसने काय को मुझसे चुराने की कोशिश करी तो मैं इसे जान से मार दूंगी। मैं सियाना से कहता हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई, बाद में मिलते हैं। मैं अभी लूना को उसके डॉम तक ले जा रहा हूँ। मैं तुरंत लूना का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता हूँ। जब हम लोग रास्ते में होते हैं तो लूना मुझे काफी ध्यान से देखती है और कहती है, तुमने सियाना से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगा, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई। मैं उससे कहता हूँ, लूना जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे कोई और कैसे पसंद आ सकती है। मेरी ये कहने के बाद तब जाकर लूना मुस्कुराती है। हम लोग जल्दी क्राउन इंस्पायर के वुमेन्स रेजिडेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। मैं लूना का बैग पकड़े होता हूँ और मुझे परमिशन मिल जाती है ऊपर तक जाने की। जब मैं लूना के रूम तक पहुंचता हूँ तो उसका डोर पहले से ही ओपन होता है। लूना कहती है, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है, क्या मेरी रूममेट पहले ही आ चुकी है यहाँ पर। मैं और लूना रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ के रूम दो स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन होते हैं। उसके बाद मैं लूना की मदद करता हूँ उसका बेड सही करने में। कुछ मिनट्स बाद मैं अपना पूरा काम खत्म कर लेता हूँ और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तभी हमें हॉल में से फुटस्टेप सुनाई देते हैं। जैसे ही लूना और मैं डोर की तरफ देखते हैं तभी सियाना रूम के अंदर आ जाती है। दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लूना गुस्से में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी रूममेट हो। सेम चीज सियाना भी बोलती है। इसलिए वहां पर खड़ा होता हूँ। क्या बेकार किस्मत है यार मेरी। मैं उन दोनों की तरफ देखता हूँ फिर कहता हूँ, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो तुम दोनों पक्का आपस में नहीं लड़ोगी ना। सियाना कहती है, अगर ये तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड ना कहे तो मैं नहीं लड़ूंगी। ये सुनकर लूना को गुस्सा आता है और वो कहती है, काय हमेशा सही मेरा बॉयफ्रेंड है। लूना गुस्से में आकर अपनी पावर्स तक एक्टिवेट कर लेती है और सेम सियाना भी अपनी पावर्स को अनलीश करने लगती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम दोनों अब बस भी करो। 4 सालों तक तुम लोग अब रूममेट्स हो, इतनी छोटी बात के लिए आपस में फाइट मत करो। सियाना कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अगर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी। लूना कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी इससे फाइट नहीं करूंगी। ये सब सुनकर मैं चुपचाप वहां से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आता हूँ। एक स्किनी लड़का मुझे देखता और कहता है, तुम जरूर से मेरे रूममेट हो गया, मेरा नाम है मेसन, मेरे पास एसटीआर का फायर टैलेंट है। मैं उसे अपना नाम बताता हूँ, कहता हूँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी मेसन को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही फ्रीक हो ना जिसने पूरी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था टेस्ट के दौरान। और मैंने वो वाली वीडियो भी देखी जिसमें तुम रायन को क्रश कर रहे हो, वो कमाल का था यार।
मैं उसकी बातें सुनता जाता हूँ अपना बेड बनाते हुए। हम लोग काफी सारी रैंडम चीजों के बारे में बातें करते हैं। दूसरी तरफ एशफोर्ड स्टेट में रायन अपनी कजन से कंप्लेन कर रहे होते हैं। उसकी कजन कहती है एक फ्रेश मैन ने तुम्हारे साथ ये सब करा और मुझे पता चला कि वो सब तुमने ही स्टार्ट करा था, तो फालतू में मुझसे कंप्लेन मत करो, मुझे बॉदर करना बंद करो। रायन अपनी कजन को समझाने की कोशिश करता है, अब मान भी जाओ विक्टोरिया, मैं भी तो एक एशफोर्ड हूँ, मेरी मदद करने से हमारी फैमिली की रेपुटेशन वापस आ जाएगी। विक्टोरिया आखिरकार मान जाती है और कहती है ठीक है, मुझे उसके बारे में बताओ। रायन तुरंत खुश होकर उसे सब कुछ बता देता है। आगे विक्टोरिया कहती है मुझे दिखाओ वो कैसा दिखता है। रायन वही वाली वीडियो उसे दिखाता है जिसमें मैंने उसे मारा था। जब विक्टोरिया मेरा चेहरा देखती है उसके एक्सप्रेशंस और ज्यादा गहरे हो जाते हैं और वो अपने मन में कहती है ये तो तुम हो जिस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती की थी और जिंदगी भर मुझसे बचकर निकलता रहा। विक्टोरिया की पास्ट लाइफ में जब वो फीनिक्स फायर गॉडेस बनने वाली थी, उसे एम्बर ग्लास रियाम में एक फीनिक्स फायर क्रिस्टल मिला था। जब वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रही थी तब असली वाले काई ने उसे असॉल्ट करा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसे ढूंढने में, पर उसे वो कभी नहीं मिला। उसके बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से वो डिवाइन डेसेंट के टाइम पर मर गई। रिबर्थ होने के बाद विक्टोरिया ने दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनने की ठान ली ताकि वो आने वाले डिवाइन जजमेंट को सर्वाइव कर सके। मेरा चेहरा देखने के बाद विक्टोरिया का गुस्सा काबू में नहीं रहता। फीनिक्स फ्लेम्स उसके आसपास जलने लगती हैं। रायन ये नजारा देखकर डर जाता है। विक्टोरिया आखिर तुम्हें क्या हो गया? विक्टोरिया अपने मन में कहती है एम्बर क्लास रियान को छोड़ने के 6 महीने बाद मैंने सुना काय बहुत बुरी मौत मरा है एशफॉल फ्रंटियर पर, जिससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और अब आखिरकार मैंने उसे दोबारा ढूंढ लिया। मुझे कुछ भी करके काय को मारना है और अपने अंदर के डेमन को काबू करना है। उस रात मैं और मेसन डिनर करने के बाद बाहर घूम रहे होते हैं, तभी अचानक से विक्टोरिया मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोक लेती है। काय मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। मेसन धीरे से मुझसे बोलता है काय मुझे लगता है कि ये तुम्हें प्रपोज करने के लिए यहाँ पर आई है। मैं उससे कह रहा हूँ फालतू की बकवास मत करो, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मैं विक्टोरिया से कहता हूँ जो बोलना है यहीं पर बोलो, पर वो मना कर देती है। मेसन दोबारा से मुस्कुराता और कहता है अरे यार कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। जब मैं विक्टोरिया के साथ चल रहा होता हूँ तब मुझे अपने दिमाग में दोबारा से आवाज सुनाई देती है तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इस बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है विक्टोरिया एशफोर्ड को आपसे कनेक्ट किया जा रहा है। दोबारा से असली वाले काय की यादें मेरे दिमाग में आने लगती है। मैं वहीं पर रुक जाता हूँ, मेरे चेहरे से पसीना निकलने लगता है। अगर मैं इसके साथ गया तो ये मुझे जान से मार देगी। मैं तुरंत अपना पेट पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ मेरा पेट दर्द कर रहा है, शायद से मैंने कुछ गलत खा लिया है। विक्टोरिया कहती है पर यहाँ के डाइनिंग हॉल में इंग्रेडिएंट्स को काफी अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, आखिर तुम्हारा पेट कैसे खराब हो सकता है। मैं समझ जाता हूँ कि इस लड़की को मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ। मैं फिर भी अपना नाटक जारी रखता हूँ। शायद से ये इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ के खाने की आदत नहीं है। चलो मैं तुमसे कभी बाद में बात कर लूंगा, अभी मुझे बाथरूम जाना होगा। ये कहकर मैं यहाँ से भागकर जाने लगता हूँ। विक्टोरिया मुझे जाते हुए देखते हुए अपने मन में कहती है ये सच में बीमार लग रहा है और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो मैं इसे यहाँ पर नहीं मार सकती हूँ, मुझे दोबारा ट्राई करना होगा। अगले दिन ग्रेस मुझे मैसेज करती है और कहती है कि क्लास के बारे में मुझे बताओ। मैं उसकी बताई हुई जगह पर आ जाता हूँ। ग्रेस यहाँ पर अकेली खड़ी होती है। ये देखकर मेरा दिल अचानक से जोर से धड़कने लगता है। क्या ये सब मुझे मारने के लिए ट्रैप था? मैं कांपते हुए ग्रेस के पास जाता हूँ। ग्रेस कहती है तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? फिर अपने मन में कहती है क्या इस धोखेबाज को पता चल चुका है कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ? मैं उससे कहता हूँ नहीं, मैं बस नर्वस हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अकेले हैं, आखिर बाकी के लोग कहाँ पर हैं? ग्रेस कहती है मैं हर किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाती हूँ, तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। ये कहते हुए वो अपने मन में सोच रही होती है मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि जिस स्टूडेंट को मैं सब कुछ सिखाऊंगी वो आगे चलकर मुझे धोखा देकर मुझे मार देगा। मैं कहता हूँ मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मैं आपका पहला स्टूडेंट हूँ, तो मेरा पहला लेसन क्या होगा मिस ग्रेस? ग्रेस एक हल्की सी स्माइल करती है और अगले ही पल एक बहुत बड़ा सा बियर जो कि लाइटनिंग से बना होता है उसके पास अपीयर हो जाता है। वो कहती है ये लेवल 15 का थंडर रेज बियर है, तुम्हारा टास्क ऐसे कॉम्बैट में डिफीट करना। इसका डिफेंस काफी ज्यादा कमाल का है और अगर तुम्हें इसके 2-3 अटैक्स लग गए तो तुम मर भी सकते हो। वो अपने मन में कह रही होती है पिछली बार भी इसने इसी लेवल पर थंडर रेज बियर को फेस करा था, पर इस बार ये बियर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। क्या काय अभी भी इसे हरा पाएगा? क्योंकि मुझे ग्रेस की सारी बातें सुनाई देती है, इसीलिए मैं अपने मन में कहता हूँ वो एक्स्ट्रा स्किल जरूर से इसकी पावर स्पाइक करती होगी। ग्रेस एरेना के बाहर खड़े होकर मुझसे कहती है बच्चे मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तभी वो थंडर बियर मुझ पर अटैक कर देता है। मैं किसी तरह से उससे बचता हूँ और हैंड ऑफ गॉड को एक्टिवेट करता हूँ। मैं उसकी सारी स्किल्स को स्कैन कर लेता हूँ। इसके पास 4 लाइटनिंग स्किल्स हैं। ट्रेनिंग करने की वजह से मैं हैंड ऑफ गॉड को और अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैं उसकी 3 स्किल्स को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये तीनों स्किल्स यूज हो जाती हैं उस टाइम हैंड ऑफ गॉड कूल डाउन मोड में चला जाता है। लेवल 15 पर आने के बाद पिछले 2 महीनों में मुझे पता चला है मेरी कॉपी करने की लिमिट अभी तक बढ़ी नहीं है, पर कूल डाउन कम हो चुका है। पहले कूल डाउन 3 दिन लेता था पर अब सिर्फ 12 घंटे है और अब मेरी कॉपी की हुई कोई भी स्किल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जब मैं यही सब कुछ सोच रहा होता हूँ तभी वो थंडर बियर दोबारा से मुझ पर अटैक करने के लिए आता है। मैं जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता हूँ और उसकी एक स्किल थंडर रेज को एक्टिवेट कर लेता हूँ। वो स्किल मेरी स्पीड और पावर को थोड़ा और इनहांस कर देती है। थंडर बियर वापस से मुझ पर अटैक करने के लिए आता है। मैं उसका काउंटर करता हूँ रेज बियर क्लॉ से और वो दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं पर उसके क्लॉस तुरंत टूट जाते हैं। वो मेरे अटैक से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, उससे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो बरसक स्टेट में इंटर कर जाता है। मैं जल्दी से थंडर स्टॉर्म यूज करता हूँ पर उसका रेजिंग थंडर आर्मर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो भी मुझ पर थंडर स्टॉर्म यूज करता है
है। मैं एक लाइटनिंग बॉल बनाता हूँ ताकि मैं उस अटैक से बच सकूं। वो डायरेक्ट आकर लाइटनिंग बॉल से टकरा जाता है और उड़कर दूर जाकर गिर जाता है। वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है, पर हिट को रोकने के तुरंत बाद लाइटनिंग बॉल भी वैनिश हो जाती है। तभी ग्रेस अपने मन में कह रही होती है लेवल 16 पे वो 4 स्किल्स को कॉपी कर सकता है, पर अभी ये देखना है कि लेवल 15 पर वो थंडर बियर को कैसे हराएगा। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। तो ग्रेस को हैंड ऑफ गॉड्स की कॉपी लिमिट के बारे में पता है, पर अभी तो मैं तुरंत लेवल 16 पर जा नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँ? जब मैं यही सब सोच रहा होता हूँ तभी थंडर बियर दोबारा से मुझ पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि मैं खुद को बचा पाऊँ, मैं दूर जाकर गिर जाता हूँ। क्या ग्रेस इस थंडर बियर के हाथों मुझे मारना चाहती है? ग्रेस मुझे देखकर अपने मन में सोच रही होती है अभी अपनी लिमिट्स पर है। वैसे ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टिक गया, पर मैं अभी इसे मरने नहीं दूंगी। जब ये मरने वाला होगा तब मैं बीच में आकर इसे बचा लूंगी। मैं किसी तरह से दोबारा खड़ा होता हूँ। जब थंडर बियर अपना आखिरी अटैक लॉन्च करने वाला होता है, मैं एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता हूँ और सायोनिक स्पार्क से उस पर अटैक कर देता हूँ, जो कि सीधा उसे चीरता हुआ जाता है। मेरे उस अटैक के बाद वो बियर तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये देखकर ग्रेस शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है आखिर ये सोल अटैक को यूज कैसे कर सकता है? क्या ये कोई साइड इफेक्ट है मेरे रीबर्थ होने का? ग्रेस मेरे पास चलकर आती है। तुमने बहुत अच्छा करा बच्चे, पर मुझे तुम्हारे पास से सोल एनर्जी फील हुई। वो सोल अटैक तुम्हारा है ना? ग्रेस को पहले से ही मेरी इस पावर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए मैं हाँ कर देता हूँ। वो मुझसे पूछती है तुमने इस स्किल को कॉपी नहीं करा है ना? मुझे स्किल दिखाओ। मैं अपना हाथ उठाकर सायोनिक स्पार्क को कास्ट करता हूँ। इस स्किल को सायोनिक स्पार्क कहते हैं। हैंड ऑफ गॉड ने इस स्किल को कॉपी नहीं करा है। ग्रेस काफी देर तक सायोनिक स्पार्क को देखती है, फिर उसके बाद कहती है ये काफी कमाल का है। मुझे लगा नहीं था कि तुम थंडर बियर को हरा दोगे। अब मैं तुम्हें टाइम से पहले ही कुछ और सिखाऊंगी। जब भी ग्रेस ट्रेनिंग के बारे में बात करती है, वो हमारे पास्ट के बारे में भूल जाती है। ग्रेस मुझे लेकर थंडर बियर के पास जाती है। क्या है तुम्हें पता है कि तुमने लाइटनिंग बॉल को अब्सॉर्ब करके उसे क्यों सीख लिया? मैं उससे कहता हूँ क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। ये सुनकर ग्रेस थोड़ा हंसती है और मुझसे कहती है पागल लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी अपनी पावर क्लास के बाहर की स्किल सीख सकता है? तुम्हारी पावर सिर्फ स्किल्स को कॉपी ही नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पास एक और इनक्रेडिबल एबिलिटी है। मैं ये बात गौर से सुनने लग जाता हूँ। मुझे बताइए मिस ग्रेस वो क्या है? ग्रेस एक स्माइल के साथ कहती है तुम्हारी इस एबिलिटी को प्लंडर कहते हैं। ये तुम्हारी कोई भी कॉपी करी हुई स्किल को और ज्यादा पावरफुल बना देती है और वो स्किल तुम्हारे लेवल के हिसाब से और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। क्या इसका मतलब है कि अगर मैं टॉप लेवल पर पहुंच गया तो एक लो टियर की स्किल भी फॉरबिडन स्पेल जितनी पावर जनरेट कर सकती है? ग्रेस मेरे टैलेंट के बारे में बाकी सबसे अच्छे से जानती है। मिस ग्रेस आखिर आपको इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला? ग्रेस अपने मन में कहती है काय से पहले कभी किसी ने हैंड ऑफ गॉड की एबिलिटी अवेकन नहीं करी थी। इस एबिलिटी के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं था, पर मैं हमेशा काय के साथ रही और उसकी मदद करी इस एबिलिटी को और डेवलप करने में, और इस एबिलिटी के सीक्रेट्स हमें एक एक करके पता चलते रहे। ये सब याद करते हुए ग्रेस स्माइल करती है और कहती है मेरी आंखें काफी अच्छी हैं और मैं टैलेंट्स को पहचान लेती हूँ। जब तुम हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल कर रहे थे तभी मैं इसके बारे में समझ गई थी। ये सुनकर मैं कहता हूँ अब मुझे समझ आया, आप सच में एक एक्सपर्ट हैं। ग्रेस कहती है अब जब तुम्हें प्लंडर के बारे में पता चल चुका है तो तुम थंडर बियर्स की स्किल्स के साथ ही क्यों नहीं ट्राई करते हैं? ये सुनकर मैं कहता हूँ सिर्फ दो ही क्यों, मैं चारों के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? ये सुनकर ग्रेस अपने मन में कहती है ये पहले की तरह अभी भी लालची है, इसकी लालच की वजह से ही इसने मुझे मार दिया था। खैर ग्रेस कहती है तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से प्लंडर सिर्फ 4 स्किल्स को ही होल्ड कर सकता है, और क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी लाइटनिंग बॉल और सायोनिक स्पार्क है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट्स बचे हैं। ये सुनकर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है कि ये प्लंडर स्किल किसी तरह से ट्रिगर हो गई होगी अपने आप, और उसके बाद मुझे बाकी की स्किल्स मिली। अगर मैं सायोनिक शिप को इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट बचा हुआ है। मुझे ऐसे सोचते हुए देखकर ग्रेस एक एडवाइस देती है तुम्हारे पास पहले से ही काफी सारी अटैक स्किल्स हैं, तुम्हें थंडर एज और रेजिंग थंडर आर्मर चुनना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं फैसला कर लेता हूँ मैं प्लंडर का इस्तेमाल करके रेजिंग थंडर आर्मर सीख लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। मुझे एक पावरफुल डिफेंस फील होता है, इसीलिए मैं मुस्कुराता हूँ। तभी ग्रेस कहती है अब थंडर एज को कॉपी करो। ये सुनकर मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ, थोड़ा सा हेजिटेट करने लग जाता हूँ। ग्रेस कहती है क्या तुम्हें मेरे प्लान पर यकीन नहीं है? मैं उसे कहता हूँ मुझे है, मैं ट्राई करता हूँ। मैं उसके सामने तो मुस्कुरा रहा होता हूँ। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास सायोनिक शिफ्ट स्किल भी है। मैं प्लंडर को एक्टिवेट करता हूँ और सक्सेसफुली थंडर एज स्किल सीख जाता हूँ। मैं ये देखकर शौक रह जाता हूँ। ग्रेस के हिसाब से मैं सिर्फ 4 स्किल्स को ही कॉपी कर सकता हूँ, तो आखिर ये 5वीं स्किल्स मैंने कैसे कॉपी कर ली? मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, थंडर स्टॉर्म भी सक्सेसफुली सीख जाता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या प्लंडर की कोई लिमिट नहीं है? मैं एक और बार ट्राई करता हूँ पर इस बार मैं फेल हो जाता हूँ। आखिर चल क्या रहा है? ग्रेस मुझे हैरान होते हुए देख रही होती है और अपने मन में कहती है आखिर ये मेरी प्रीवियस थ्योरी से मैच क्यों नहीं कर रहा है? तभी ग्रेस को कुछ सडनली रियलाइज होता है और मुझसे आकर कहती है अब जबकि तुमने प्लंडर को अनलॉक कर लिया है तो तुम इसकी स्किल लिस्ट को भी देख सकते हो। चेक करो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं चेक करता हूँ। मेरे पास लाइटनिंग वॉल है, रेजिंग थंडर आर्मर है, थंडर रेज है और थंडर स्टॉम्प है। मैं लिस्ट के बारे में ग्रेस को बताता हूँ। ये सुनकर ग्रेस कहती है इसका मतलब है कि तुमने सायोनिक स्पार्क को कभी कॉपी ही नहीं करा है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये हैंड ऑफ गॉड की अनदर अनडेवलप्ड एबिलिटी होगी या फिर एक रेयर अपॉर्चुनिटी दूसरा टैलेंट अवेकन करने के लिए। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रेस मुझसे कहती है मुझे एक्जैक्टली बताओ कि तुमने सायोनिक स्पार्क कैसे सीखा। मैं उसे हर एक चीज बता देता हूँ जो कि उस ब्लैक वाटर के पूल में हुआ था। वो मुझसे सायोनिक शिप दिखाने के लिए कहती है। मैं उसके सामने वो स्किल दिखाता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और फिर सीरियसली बोलती है कल से हम लोग सोल पावर की ट्रेनिंग भी करेंगे। शायद से जल्दी ही तुम सोल बेस्ड टैलेंट को भी अवेकन कर लो। कुछ दिनों बाद लूना और मैं ट्रेनिंग के बाद खाने के लिए साथ में जाते हैं। सियाना हमारे पास आती है और मुझसे कहती है काय लंच के बाद अरेना में मुझसे स्पार करना। लूना गुस्से में सियाना से कहती है आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? सियाना कहती है क्योंकि काय मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तुरंत उनके बीच खड़ा हो जाता
जाता हूँ। लूना, इसे इग्नोर करो, तुम दोनों यहाँ पर नहीं लड़ सकती। उसके बाद मैं लूना के कानों के पास जाकर कहता हूँ, ये बस एक स्पार है और तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से मजा सिखाऊंगा। सियाना को हारते हुए इमेजिन करके लूना खुश हो जाती है। ठीक है, तुम इससे स्पार कर सकते हो। मैं सियाना से कहता हूँ, इस फाइट में हम एक दूसरे की जान लेने का नहीं सोचेंगे। लंच करने के बाद हम तीनों लोग एरेना में चले जाते हैं। जल्दी ही सबका अटेंशन हमारे ऊपर आ जाता है। मुझे और सियाना को देखकर सब पहचान जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही ट्रिपल एस टीयर के होते हैं। पूरा एरेना कुछ ही देर में भर जाता है। लूना अपने मन में सोचती है, काय को वो पावर्स मिल गई जो कि मुझे मिलने वाली थी। सियाना कभी भी उसे हरा ही नहीं सकती। ये सुनकर मैं सोचने लग जाता हूँ। लूना को ये बात नहीं पता, पर सियाना भी एक रीइंकार्नेटर है। उसने भी अपनी पिछली लाइफ की पावर्स को पहले ही अवेकन कर लिया होगा। सियाना अपने मन में कह रही होती है, पिछली जिंदगी में मैं तुमसे हार गई थी, पर इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। आज मैं तुमसे सारा पुराना हिसाब चुका करूंगी। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। सियाना ऑलरेडी मुझे जान से मारने का सोच चुकी थी। हमारे अराउंड काफी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। सियाना अपने यूनिक विंड डोमेन को ओपन करती है। मैं वहीं पर खड़ा रहता हूँ। मैं कॉम्बैट क्लास में अपनी हर एक कॉपी के लिए यूज कर चुका हूँ और हैंड ऑफ गॉड अभी भी कूल डाउन मोड में है। सियाना अपनी तलवार से मुझ पर अटैक करती है। उसकी विंड ब्लेड मुझे काफी शार्प हवा में ट्रैप कर लेती है, पर मैं साइनिक शिफ्ट का इस्तेमाल करके तुरंत वहां से निकल जाता हूँ। मेरी इस स्किल को देखकर सियाना शॉक रह जाती है। वो बार बार मुझ पर अटैक किए जा रही होती है, पर मैं साइनिक शिफ्ट की मदद से उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा होता हूँ। काफी देर तक अटैक करने के बाद सियाना थोड़ा थकने लगती है। मैं एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती। शायद से हमें आज का सवार यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। सियाना भी मुस्कुराते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। और अपने मन में कहती है, अगर मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की नॉलेज ना होती तो मेरे पास इसका कोई भी काउंटर ना होता। पर अब जबकि मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की नॉलेज है, मैं साफ बता सकती हूँ कि इसने सोल बेस्ड स्किल का इस्तेमाल करा है। ये सुनकर कि उसके पास मेरे स्किल का काउंटर है, मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। सियाना के अराउंड एक तूफान बनने लगता है और वो कोई एक अटैक का इस्तेमाल करती है। मैं इसे भी डॉज करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा स्पिड फॉर्म धीरे धीरे सॉलिड बनता जा रहा था। सियाना दोबारा से विंड ब्लेड का इस्तेमाल करके मुझ पर अटैक करती है। जैसे ही वो ब्लेड मेरे पास आता है, सियाना थोड़ा पैनिक कर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, ये खत्म हुआ, मुझे माफ करना का है। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा। तभी अचानक एक पावरफुल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आसमान से गिरती है। सियाना तुरंत थोड़ा पीछे हो जाती है। एक बड़ी सी लाइटनिंग बॉल एराना में अपीयर होती है। मैं मुस्कुराते हुए सोचता हूँ, अच्छा हुआ कि मैंने प्लंडर को एक्टिवेट कर लिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। सियाना दोबारा से अटैक करती है। मैं सियाना से कहता हूँ, जब तुम्हारा विंड ब्लेड मुझे ऑलमोस्ट हिट करने वाला था, तब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने से डर रही थी? मेरी बात सुनकर सियाना का ध्यान भटक जाता है और मैं इस ओपनिंग का इस्तेमाल करता हूँ और साइनिक स्पार्क को डायरेक्ट सियाना पर शूट करता हूँ और वो डायरेक्ट जाकर उसे लग भी जाता है। उसकी सोल को दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। सियाना फिर भी अपनी तलवार उठाती है और अपनी ताकत की वजह से उस स्पार्क को खत्म कर देती है। वो अपने मन में कह रही होती है, ये अभी भी पहले की ही तरह है। ये अच्छी बात है, मैं बिना किसी हेजिटेशन कैसे मार सकती हूँ। मैंने सोच रखा था कि मैं इस बैटल को सियोनिक स्पार्क से खत्म कर दूंगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सियाना उससे इतनी जल्दी बच जाएगी। सियाना अपने विंड ब्लेड को दोबारा से उठाती है और मुझ पर कुछ विंड ब्लेड से अटैक करती है। मैं वहीं पर खड़े रहता हूँ। जैसे जैसे लाइटनिंग मेरी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है, मैं रेजिंग थंडर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखकर सियाना थोड़ा शॉक होती है और अपने मन में कहती है, इसने ऑलरेडी थंडर रेज बियर की स्किल्स को ऑब्टेन कर लिया है। खैर, मैं तुरंत बाद थंडर रेज को एक्टिवेट करके सायोनिक स्पार्क को फायर करता हूँ। वो जाकर सीधा सियाना को लगता है। जब उस अटैक का पेन सियाना झेल ही रही होती है, तभी मैं जल्दी से जाता हूँ, थंडर स्टॉर्म को अनलीश कर देता हूँ। मेरे उस अटैक के बाद सियाना जमीन पर जाकर गिर जाती है। वो लगभग बेहोश ही होने वाली होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, मैं रिबॉर्न होने के बाद भी फिर भी उससे हार गई। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। जब सियाना बेहोश हो जाती है, तब मैं उसे अपने हाथों में उठा लेता हूँ। मैं लूना को अपने साथ आने के लिए बोलता हूँ और हम लोग क्राउन स्पायर के मेडिकल रूम में चले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि सियाना बिल्कुल ठीक है, वो बस थकान के मारे बेहोश हुई है। एक दिन आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लूना और मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर चले जाते हैं। तभी हमें एक जानी पहचानी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है दूसरे ट्रीटमेंट रूम से। एक डॉक्टर रायन की इंजरीज को ट्रीट कर रहा था। विक्टोरिया उसके पास ही खड़ी थी और वो रायन से कहती है, एक और बार कोई गलती करो और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम हर बार हमारे एशवर्ड नेम को मिट्टी में मिला देते हो। रायन कहता है, गुस्सा मत हो विक्टोरिया, इस बार एलिस ने मुझे चैलेंज करा था। उस रूम के बाहर लूना मुझे बताती है, रायन के पास जो लड़की खड़ी है वो रायन की कजन है। क्या वो तुमसे फाइट करने आएगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे पीटा है? ये सोचकर कि कहीं विक्टोरिया की नजर मुझ पे ना पड़ जाए, मैं लूना का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। मेरी और सियाना की फाइट की वीडियो पूरे कैंपस में वायरल हो जाती है। एलिस अपने रूम में बैठी वो वीडियो देख रही होती है और वो कहती है, काय, अगर मैं मेरिडियन फेडरेशन में जल्दी ना आती, मुझे पता नहीं चल पाता कि तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अब ये मत कहना कि काय ने इसका भी दिल तोड़ा है। काय यार, तुम्हें लड़कियों से कोई दुश्मनी है क्या? जिसको देखो सब तुम्हारे पीछे पड़ी है तुम्हें मारने के लिए। खैर, आगे वो कहती है, पर अभी मुझे कुछ और जरूरी काम करना है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। तभी एक सर्वेंट अंदर आती है। मिस एलिस, हमें आयरन विल रियाल मिल चुका है। एलिस तुरंत अपने फोन को साइड में रख देती है। तैयार हो जाओ, हम लोग आज ही रात निकलेंगे। उस रात मेसन मुझे सजेस्ट करता है लैंटर्न रो चेकआउट करने के लिए। कुछ देर बाद मैं उसकी बात मान लेता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं और मेसन लैंटर्न रो में घूम रहे होते हैं और वहाँ का खाना खा रहे होते हैं। एक घंटे बाद हमारा पेट पूरा फुल हो जाता है और जब हम लोग वापस रूम पर जाने ही वाले होते हैं, तभी मुझे मेरे दिमाग में एक वॉइस सुनाई देती है, आखिर काय यहाँ पर क्या कर रहा है? उससे भूल कर अभी मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना होगा। वैसे भी मेरिडियन फेडरेशन ने बहुत सारे लोगों को मेरे साथ भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए। ये आवाज मुझे कहीं आसपास से सुनाई दी होती है, इसीलिए मैं रुक कर इधर उधर देखने लगता हूँ। तभी मैं एलिस को नोटिस कर लेता हूँ। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में उसने कहा था, मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ। मैं बहाना बनाकर मेसन से दूर हो जाता हूँ। एलिस अपना फोन देख रही होती है। कुछ टाइम बाद उसे एक मैसेज आता है, सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। ये सुनकर एलिस
एलिस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पिछली बार मैंने डिवाइन डेसेंट को सर्वाइव कर लिया था, पर उसी के तुरंत बाद 3 एसेंडेंसी सामने आए। एक मैकेनिकल असेंडर ने मुझे मार दिया। इस बार मैं मैकेनिकल असेंशन को जल्दी ही मास्टर कर लूंगी और अपना बदला लूंगी। जैसे वो यहाँ से जाने वाली थी, वो जिस शॉप पर खड़ी थी, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर खाने का ऑर्डर देता हूँ। मुझे देखकर एलिस अपने मन में सोचती है, मैं इसे अवॉइड करने का सोच रही थी, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहती कि ये मेरा रास्ता दोबारा से रोके। तभी सिस्टम मुझे एलिस से भी कनेक्ट कर देता है और उसकी पुरानी यादें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। एलिस वेस्पर डोमिनियन की टॉप यंग प्रोडिजी थी। उसके पास ट्रिपल एस टीयर का मैकेनिकल पपिटर टैलेंट था। वो इंसानियत की सबसे बड़ी होप थी मैकेनिकल असेंशन के लिए, पर वो मेरी बॉडी के असली ओनर से मिली और उसके प्यार में पड़ गई। वो उसे अपने साथ आयरन वेल रियाम में लेकर गई ताकि एलिस और भी ज्यादा पावर पा सके, पर मेरे बॉडी के असली ओनर ने उसे जान से मारने की कोशिश करी और जो कुछ भी एलिस को मिला था उसे चुराने की भी। एलिस किसी तरह से सर्वाइव कर जाती है और उसे एक क्रोम जेनेसिस पूल मिल जाता है और उसी पूल की वजह से उसे मैकेनिकल असेंडर की एवोल्यूशनरी लेगेसी मिलती है। वो काय से अपना बदला लेना चाहती थी, पर उसे बाद में पता चला कि काय पहले ही मर चुका है और मैकेनिकल असेंडर से बैटल के दौरान वो मर गई। मैं सोचने लग जाता हूँ कि असली ओनर को लड़कियों से दुश्मनी करने की कोई फैंटेसी है क्या। कंफ्यूज होकर मैं एलिस को देखने लगता हूँ। उस स्टोर का ओनर नहीं होता और सिर्फ एलिस ही वहाँ पर खड़ी होती है। मैं उससे कहता हूँ, तुमने अभी तक मेरा ऑर्डर बनाना शुरू क्यों नहीं किया। एलिस कहती है, माफ करना पर मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर खड़ी हुई थी। वो तुरंत उस स्टॉल को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो सोच रही थी, मैं उसको अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। मैं एलिस का पीछा करने लग जाता हूँ और जल्दी आयरन विल रियाल में पहुंच जाता हूँ। एलिस चलते चलते सोच रही होती कि अपॉर्चुनिटी उसे कितना ज्यादा पावरफुल बना सकती है। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मैं अपने स्पीड फॉर्म में उसके ही पीछे खड़ा हूँ। आयरन विल रियाम के अंदर एलिस अपनी पुरानी मेमोरीज का इस्तेमाल करके हर एक डेंजर को अवॉइड करती है। वो जल्दी क्रोम जेनेसिस पूल के पास पहुंच जाती है। 2 वाइल्स पूल के पास रखे होते हैं। एलिस उन्हें उठा लेती है और कहती है, ये मैक असेंशन सीरम है, ये बूस्ट करता है और अवेकन करता है मैकेनिकल असेंशन को। एलिस जल्दी से मैकेनिकल पपेट को समन करती है। एक सीरम वो खुद पीती है और दूसरी वाली को अपने पपेट को पिलाती है। मैं अपने स्प्लिट फॉर्म में उन दोनों को देख रहा होता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो क्रोम जेनेसिस पूल चाहिए था। एलिस जल्दी सीरम को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो पूल में एंटर करती है अपने पपेट के साथ। मैं उन लोगों को देख रहा होता हूँ। मैं इस पूल में तब जाऊंगा जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। जल्दी एलिस और उसकी पपेट बैप्टिज्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी एलिस चिल्लाती है, ये तुम हो, मेरे सामने आओ। एलिस ये बात मेटालिक वॉइस में बोलती है। मैं अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया। मैं थोड़ा सा डरा हुआ होता हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बैप्टिज्म पाने के बाद वो मुझे महसूस कर सकती है। एलिस गुस्से में कहती है, चलो पुराना हिसाब चुकता करते हैं काय। उसकी पपेट तुरंत सीजर्स के साथ मुझ पर अटैक करती है। मैं सायोनिक शिफ्ट का यूज करके उससे बच जाता हूँ। जब एलिस देखती कि मैं दोबारा से स्पिरिट फॉर्म में चला गया हूँ, तो अपनी मेटालिक वॉइस का दोबारा से इस्तेमाल करती है और उसकी वजह से मैं वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता हूँ। उसकी पपेट दोबारा से मुझ पर अटैक करती है, पर रेजिंग थंडर आर्मर से मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और मैं थंडर स्टॉर्म को अनलीश कर देता हूँ। एलिस पीछे गिरने लगती है, तभी वो अपने पपेट को ऑर्डर देती है काउंटर करने के लिए। उसके इम्पैक्ट से यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं हटता है, मैं यहाँ से गायब हो चुका होता हूँ। मुझे गायब देखकर एलिस पैनिक में आ जाती है। मैं जानता था कि उस पपेट को कंट्रोल करने की वजह से उसकी रियल बॉडी काफी वीक हो चुकी होगी। मैं एलिस के बिल्कुल पीछे खड़ा होता हूँ। उसके बाद मैं फिर से थंडर स्टॉर्म को अनलीश करता हूँ। एलिस उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। उसकी पपेट की भी पावर डाउन हो जाती है। मेरी ट्रिक काम कर गई। तभी मुझे दोबारा से एलिस की आवाज आती है और वो कहती है, काय अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। एक सिल्वर लाइट एलिस की बॉडी को कवर करने लगती है। उसकी पपेट का पावर दोबारा से लौट आता है। पतले से मैकेनिकल थ्रेड्स मुझे घेर लेते हैं और वो थ्रेड्स बहुत ज्यादा शार्प बनते जाते हैं। मैं तुरंत हैंड ऑफ गॉड को एक्टिवेट करता हूँ। एलिस कहती है, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मेरी स्किल्स को कॉपी नहीं कर सकते हो। मेरा कॉपी स्किल तो काम कर जाता है, पर इसका इफेक्ट कुछ अलग होता है। आप अपना एक मैकेनिकल पपेट बनाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिना सपोर्टिंग स्किल्स के पपेट बस एक भंगार है। अब मुझे समझ आया कि एलिस क्यों कह रही थी कि उसकी स्किल को कॉपी करना यूजलेस है। उसकी पपेट एक किलिंग स्लैश को लॉन्च कर दिया। यहाँ का टेम्परेचर अचानक से कम होने लगता है। तभी मैं विंग्स ऑफ डाउन को एक्टिवेट करता हूँ और उनका यूज करके हवा में उड़ने लगता हूँ। मेरी विंग्स को देख कर एलिस अपने मन में कहती है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट, ये उसकी पिछली जिंदगी में तो उसके पास नहीं था। कुछ भी हो, मैं उसे एक और बार ट्रैप कर सकती हूँ, एक और टाइटन नेट में। एलिस इस बार और भी ज्यादा खतरनाक थ्रेड्स का मुझ पर यूज करती है मुझे पकड़ने के लिए। इस बार के थ्रेड्स पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैं शांत रहकर थंडर स्पीयर को बाहर निकालता हूँ। एक खतरनाक लाइटनिंग ट्रैप को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है, इससे पहले कि एलिस रिकवर हो पाती। वेस्ट वाटर की एनर्जी मेरे अराउंड फैलने लगती है। द सोल ऑफ डीप मेरे हाथ में अपीयर होती है। मैं तीनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करता हूँ और उसकी वो पपेट एक ही बार में टूट जाती है। एलिस दूर जाकर एक वॉल में टकरा जाती है। बेहोश होने से पहले वो सोचती है कि मेरे पास 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कहाँ से आए। जब एलिस बेहोश पड़ी होती है, तब मैं क्रोम जेनेसिस पूल के पास जाता हूँ और अगले ही सेकंड उसमें कूद जाता हूँ। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी फोर्स मेरी बॉडी को तोड़ने लगती है। एलिस का बैप्टिज्म तो काफी ज्यादा जेंटल था और उसे इस पूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर मेरा बैप्टिज्म इतना डिफरेंट क्यों है। मेरी पूरी बॉडी मैकेनिकल बनने लगती है और मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगता हूँ। मेरी आंखें खुलती एक डार्क स्पेस में, क्योंकि मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकता था। इसलिए मैं मेरे सामने वाली लाइट को फॉलो करता हूँ। व्हाइट लाइट मेरी आंखों के सामने फ्लैश होती है और एक मैकेनिकल कोर अपीयर होता है। उसमें से एक मैकेनिकल आवाज मुझे सुनाई देती है, वेलकम टू द डेस्टिनी डाटावर्स, चोजन वन ऑफ द कास्ट ऑफ रियाल्म्स। मैं हूँ डेस्टिनी कोर। मैं उससे पूछता हूँ कि ये कास्ट ऑफ रियाल्म्स क्या है। डेस्टिनी कोर जवाब देती है, 3 एसेंडेंसीज एल्ड्रिच गॉड से हार गए थे। ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उन लोगों ने सर्टेन रीजन्स को अबेंडन कर दिया।
और वो रीजन कास्ट ऑफ रियाम्स बन गए। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता हूँ। वो आगे कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी यूनिक बॉडी के लिए चुना है। मैं तुम्हें ट्रू मैकेनिकल एसेंशन दे सकती हूँ। तुम्हें बस अपनी कॉन्शियसनेस को मेरे डाटाबेस में अपलोड करना होगा। मैं उससे पूछता हूँ, इससे क्या होगा? डेस्टिनी कोर जवाब देती है, तुम्हें आयरन माइंड एसिडेंसी की सारी नॉलेज मिल जाएगी। तुम प्योर रीजन को पोजेस करोगे। तुम सारे ह्यूमन इमोशन से फ्री हो जाओगे। तुम अपने आप को इमोर्टल मशीन भी बना सकते हो और हमेशा इवॉल्व भी कर सकते हो। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी सोल को मिटा दूं और डाटा बन जाऊं? मुझे ऐसा एसेंशन नहीं चाहिए। डेस्टिनी कोर जवाब देती है, जैसे ही मैं तुमसे कनेक्ट हो जाऊंगी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा और तुम भी डेस्टिनी कोर के पार्ट बन जाओगे। डेस्टिनी कोर अपने असली इरादे बता देती है। बहुत सारी डेटा केबल्स मेरी तरफ आने लगती हैं। मैं स्पिरिट फॉर्म में बदल जाता हूँ और उन्हें डॉज कर लेता हूँ। डेस्टिनी कोर तुरंत मुझे एनालाइज करना शुरू कर देती है और कहती है, एक सायोनिक एसेंडर जो कि अभी गॉड लेवल तक नहीं पहुंचा है, वो पूरी तरह से स्पिरिट फॉर्म में नहीं आ सकता। तुम बस एक ही बार उस ब्लैक वाटर के पूल में गए थे। तुम क्रोम जेनेसिस पूल को सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बॉडी आयरन माइंड एसिडेंसी को बिलोंग करती है। मेरे पास बीप की आवाज बजने लगती है। पैरामीटर्स को दोबारा से लिखा जाता है। स्पिरिट फॉर्म को बंद किया जा रहा है। मेरा स्पिरिट फॉर्म तुरंत ही हट जाता है और जैसे ही डेस्टिनी कोर मुझे पकड़ने वाली होती है, अचानक से स्टार की मेरी फिजिकल बॉडी के सामने आ जाती है। मुझे दोबारा से होश आ जाता है। स्टार की, क्या तुमने मुझे बचाया है? मैं उस चमकती हुई स्टार की को देख रहा होता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आंखों को नीचे करके अपनी मैकेनिकल बॉडी को देखता हूँ। मैंने मैकेनिकल शिफ्ट को अनलॉक कर लिया होता है। अब मैं कभी भी मशीन में भी स्विच कर सकता हूँ। एलिस को भी तब तक होश आ जाता है। मैं एक मुस्कुराहट के साथ उसके पास जाता हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? एलिस कहती है, मैं वेस्टफील्ड डोमिनियन में और क्राउन फायर एकेडमी में मेरा आना जाना होता रहता है। मैंने तुम्हारी और सियाना की फाइट ऑनलाइन देखी थी और उसी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला। एलिस के चेहरे पर थोड़ी घबराहट होती है। मैं उससे पूछता हूँ, अगर तुम मुझे जानती थी तो उस स्टॉल पर मुझे ना जानने की एक्टिंग क्यों कर रही थी? क्या इसकी वजह यह है कि तुम इस सीरियल में अकेली आना चाहती थी? एलिस काफी हैरान होती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता है। वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे किसी भी तरह से इस रियाम से बाहर निकालना होगा और फिर यहाँ से बाकी के आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना होगा। उसकी मन की बातें सुनने के बाद मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे अपना नाम बताती है। मैं हंसते हुए उससे कहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें आयरनवेल रियाम के बारे में काफी अच्छे से पता है। मुझे इस जगह को अच्छे से दिखाओ और मेरी मदद करो ट्रेजर्स ढूंढने में। उसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जो भी हमें सामान मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। एलिस कहती है, मुझे बस इतना ही पता है कि सीरियल में सिर्फ एक पूल है और 2 सीरम्स। बैप्टिज्म कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से जाने वाली थी। मैं उससे कहता हूँ, ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तो यहाँ पर रहकर ढूंढने का ट्राई करूंगा। ये क्या कर, मैं यहाँ से जाने लगता हूँ। एलिस मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए देखकर अपने मन में कहती है, उधर वाल कोई भी ट्रेजर्स नहीं है। वो रास्ता एक लूप है, तुम वापस से यहीं पर वापस आ जाओगे। जैसे ही यहाँ से चला जाएगा मैं दूसरे डायरेक्शन में जाकर सारे आर्टिफैक्ट्स ले लूंगी। उसके बाद मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि मुझे उसकी मन की बातें सुनाई देती हैं। वो जिस रास्ते के बारे में बात कर रही थी मैं उसी रास्ते पर चला जाता हूँ। एलिस ये देखकर शॉक हो जाती है। वो तुरंत उठकर मेरे पीछे आने लगती है। वो रास्ते पर मत जाओ, वो डेंजरस है। मैं पीछे मुड़कर उससे कहता हूँ, डेंजरस प्लेसेस पर ही तो ट्रेजर्स छुपाए जाते हैं। मैं हंसते हुए आगे जाने लगता हूँ। जब मैं ट्रेजर्स के पास पहुंचने ही वाला होता हूँ तभी एलिस अपने मन में कहती है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं उन आर्टिफैक्ट्स को नहीं ले सकती हूँ और अगर मैंने इससे लेने की कोशिश करी तो ये दोबारा से मुझे जान से मार देगा। शायद से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अचानक से क्रशिंग ग्रेविटी मुझे नीचे कर देती है। मैं तुरंत उस रास्ते से वापस आकर एलिस से पूछता हूँ, क्या तुम्हें इस एरिया के बारे में कुछ भी पता है? एलिस अपने मन में सोचने लगती है, ये वही एरिया है जहाँ पर इसने मुझे चोट पहुंचाई थी और उसके बाद इसने मुझे ग्रेविटी फील्ड में फेंक दिया था। एलिस कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। एलिस अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, उन ट्रेजर्स को तुम ही रख लो, मुझे ग्रेविटी फील्ड के अंदर मत फेंकना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एलिस भागने का ट्राई करती है पर मैं उसे रोक लेता हूँ। उसके बाद मैं फैसला करता हूँ उसे थोड़ा टीज करने का। वो देखो एलिस, वो जो ग्लोइंग डिवाइस है, ऐसा लगता है कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर रहा है। उसके अंदर जाकर उसे बंद करके आओ। ये सुनकर एलिस घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, सब खत्म हो गया, ये जिंदगी भी पिछली वाली जैसे ही खत्म हो जाएगी। एलिस ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाली थी। मैं उसके डरे हुए चेहरे को देखकर स्माइल करता हूँ और उस डिवाइस के पास खुद जाने लगता हूँ। मेरी मैकेनिकल बॉडी की वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट कम होने लगता है। मैं जल्दी ही उस डिवाइस के पास पहुंच जाता हूँ और उसे देखने लगता हूँ। उसके बाद मैं उसके स्विच को ऑफ कर देता हूँ और ग्रेविटी वैनिश हो जाती है। मैं ग्रेविटी डिवाइस के साथ बॉन्ड कर जाता हूँ और उसे स्टोर कर लेता हूँ। एलिस हैरानी से मुझे देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, इस बार इसने मुझे नहीं फेंका। मैं उससे कहता हूँ, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो? इधर आओ, ट्रेजर्स को आधा आधा बांटना भी तो है। ये सुनकर एलिस थोड़ा हैरान होती है और अपने मन में कहती है, ये ट्रेजर्स को मेरे साथ शेयर करने की बात कर रहे हैं, ये जरूर से इसका कोई प्लान होगा। एलिस और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है पर फिर भी वो मेरे पास आ जाती है। मैं उससे कहता हूँ, इस रियान को तुमने ढूंढा था, मैं ग्रेविटी डिवाइस ले रहा हूँ तो तुम और कुछ ले सकती हो। एलिस घबराते हुए कहती है, मैं तुमसे हार गई थी तो मेरा कोई भी हक नहीं बनता कुछ भी लेने का। एलिस साफ साफ काफी डरी हुई होती है। वो याद करती कि मैंने उसकी पिछली जिंदगी में उसे यहाँ पर कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया था। मैं उससे कहता हूँ, कोई एक आर्टिफैक्ट चुन लो और बकवास करना बंद करो। मैं गुस्सा होने का नाटक करता हूँ। वो कहती है, ठीक है मैं चुन रही हूँ। एलिस कांप रही होती है। उसकी आंखें एक विपर जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर्टिफैक्ट्स बचे हुए थे, क्रिम्सन ब्लेज और दूसरा गॉड लैश। एलिस अपने मन में सोचती है, गॉड लैश इसकी सोल पावर्स को काउंटर कर सकता है, पर अगर मैं गॉड लैश को चुनती हूँ तो ये सोचेगा कि मैं इसे मारना चाहती हूँ और अगर उस बात से इसे गुस्सा आ गया तो ये दोबारा पहले की तरह मुझे टॉर्चर ना करे। जब वो काफी डरी हुई सोच रही होती तब मैं उससे कहता हूँ, तुम बहुत देर से इस विप को देख रही हो, क्या तुम्हें ये चाहिए? वो कहती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्रिम्सन ब्लेज चाहिए। एलिस सोच रही होती कि मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, इसीलिए वो दूसरा आर्टिफैक्ट चुनती है। मैं वो विप उसे
उसे पकड़ाते हुए कहता हूँ, ये लो, ये रख लो, चलो देखते हैं कि ये क्या करता है। एलिस उसे लेने के बाद मुझे बता दिया, इसे गॉड लैश कहते हैं। ये किसी की सोल पर डायरेक्टली स्ट्राइक करता है। इसे आयरन माइंड एसिडेंसी ने बनाया था ताकि वो सायोनिक एसेंडर्स से फाइट कर सके। एलिस वेब को पकड़े हुए मुझे देख रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं उस पर अटैक न कर दूं। आखिरी ट्रेजर को बांटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी एलिस कहती है, गॉड लैश मेरे लिए काफी है, तुम क्रिम्सन ब्लेज को रख सकते हो। मैं एलिस से कहता हूँ, मैंने ट्रेजर्स को 50-50 बांटने का प्रॉमिस किया था, तो हम एक एक गाउंटलेट आपस में बांट लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाउंटलेट मैं एलिस को दे देता हूँ और दूसरे वाले को देखने लग जाता हूँ। एलिस अपने मन में कह रही होती है, क्रिम्सन ब्लेज के पास 3 फॉर्म्स हैं, पहला गाउंटलेट, दूसरा क्लॉस और तीसरा फ्लाइंग डिस्क। क्या ये वही का है जिसे मैं जानती हूँ? एलिस मुझे ही देखे जा रही थी। सारे आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने के बाद मैं एलिस की तरफ देखता हूँ, क्योंकि तुम क्राउन फायर अकेडमी आने वाली हो तो मेरे साथ चलो। एलिस मान जाती है, पर एलिस अभी भी डरी हुई होती है और अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये रास्ते में मुझे जान से मार कर इन आर्टिफैक्ट्स को वापस ले लेगा? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे खुद को बचा पाऊंगी। मैं चुपचाप उसे लेकर यहाँ से निकलने लगता हूँ। स्कूल आने के बाद एलिस शॉक में होती है, इसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सच में अब काफी डिफरेंट लग रहा है। मैं एलिस से कहता हूँ, अब क्योंकि हम लोग सेफली वापस आ चुका है गुड बाय कहने का। एलिस कहती है, क्या तुम सच में मुझे दोनों आर्टिफैक्ट्स दे रहे हो? सोच लो, मैं तुम्हें वो वापस नहीं देने वाली हूँ। मैं उससे कहता हूँ, फिक्र मत करो, मेरा वो तुमसे वापस लेने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता हूँ। एलिस वहाँ अकेली खड़ी हैरान होती है। अगले दिन ट्रेनिंग हॉल में ग्रेस काफी सीरियस होती है और मुझसे कहती है, आज से तुम्हारी सोल पावर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं एक स्पेशल लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी सोल को ट्रेन करने के लिए। क्या तुम तैयार हो? मैं स्माइल के साथ हाँ कहता हूँ। ग्रेस तुरंत एक लाइटनिंग चेन फॉर्म करती है और उसे तुरंत मेरी तरफ फेंकती है। वो चैन मेरी पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। मेरी बॉडी को तो कुछ भी नहीं होता, पर वो चेन मेरी सोल को बाहर निकाल लेती है। मैं सोचने लगता हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी मेरी सोल दोबारा से मेरी बॉडी में आ जाती है। ग्रेस कहती है, फिक्र मत करो बच्चे, तुम मरे नहीं हो। मैंने जो यूज करी वो रेजिंग थंडर सोल सील है। ये तुम्हारी सोल के एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करती है, पर हाँ, इससे बहुत ज्यादा पेन भी फील होता है। ये सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ग्रेस आगे कहती है, इस बार मैं तुम्हारी सोल पर अटैक करके तुम्हारे दर्द को डबल करूंगी। तुम्हारी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होती है। एक लाइटनिंग बोल्ट मेरी सोल को मेरी बॉडी से अलग कर देता है। मैं अपनी सोल के एक पार्ट को देखकर हैरान होता हूँ। उसके बाद एक के बाद एक बोल्ट मेरे ऊपर लगता जाता है। मुझे इतना ज्यादा पेन फील हो रहा होता है कि मैं सोचने लग जाता हूँ, ग्रेस मुझे सिखा रही है या फिर मारने की कोशिश कर रही है। ग्रेस मुझे देखकर सोचने लगती है, मुझे नहीं पता कि इसकी सोल पावर एक सेपरेट टैलेंट है या नहीं, पर ये ट्रेनिंग सच में काम कर रही है। ग्रेस के ये शब्द सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। एक के बाद एक बोल्ट मेरी बॉडी के ऊपर गिर रहा होता है। मेरी सोल स्ट्रॉन्गर के साथ साथ मजबूत भी बनती जा रही थी। टाइम धीरे धीरे बीत जाता है। मेरा सारा दर्द खत्म हो जाता है। ग्रेस इस बदलाव को नोटिस करती है। ये एक न्यू स्किल को अवेकन करने वाला है। इसकी पोटेंशियल अभी भी काफी खतरनाक है। एक पावरफुल सोल एनर्जी मेरे आसपास होती है। वो धीरे धीरे एक रेजिंग टोर्नेडो का रूप ले रही होती है। मुझे एक नई सायोनिक एसेंशन की स्किल सेंस होती है। अब मेरे पास है सायोनिक स्पार्क, सायोनिक शिफ्ट और साथ ही सायोनिक स्टॉर्म। ये तीनों पावर्स मेरी स्किल्स में लिस्ट हो चुकी हैं। मैं ग्रेस से कहता हूँ, इस नई स्किल का नाम है सायोनिक स्टॉर्म। आपका शुक्रिया मिस ग्रेस, मैंने एक और नई स्किल को अनलॉक कर लिया है। मैं उसे एक्साइटेड होकर ये सब बताता हूँ। ग्रेस कहती है, मेरी थ्योरी बिल्कुल सही निकली, इसने एक और टैलेंट को अवेकन कर लिया है। इसे अब से अपने दोनों टैलेंट्स पर ध्यान देना होगा। ग्रेस काफी प्राउड नजर आ रही होती है। उसके थॉट्स को सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। ट्रेनिंग जल्दी ही खत्म हो जाती है। मैं ग्रेस को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता हूँ। ट्रेनिंग हॉल के बाहर लूना मुझे ढूंढ लेती है। ईथन, चलो नॉर्थ गेट पर चलते हैं। मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूँ, पर क्यों? वो कहती है, चलो तो। मैं उसके साथ चल देता हूँ। रास्ते में चलते वक्त वो कहती है, वर्ल्ड विकेट चैंपियनशिप से सोफोमोर्स वापस आ चुके हैं। वो इस अकेडमी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, चलो चलकर उन्हें देखते हैं। लूना मुझे अपने साथ ले जाती है। नॉर्थ गेट के पास बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। सारे लोग उन्हें लाइट स्टूडेंट्स को देखना चाहते थे। तुमने सुना वो लोग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। क्राउन स्पायर सेकंड प्लेस पर आई है। वो फाइनल्स में वेस्पर डोमिनेंस से हार गए थे। मैं और लूना भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। लूना मुझसे कहती है, क्योंकि अब क्राउन स्पायर अकेडमी के पास तुम्हारे जैसा जीनियस है, तो हमारी क्लास जल्दी ही वेस्पर डोमिनियन को हरा देगी। मैं स्माइल के साथ लूना से कहता हूँ, तुम्हें भी काफी मेहनत करनी होगी लूना। तभी स्कूल बस गेट पर आकर रुकती है और वो 10 स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। उनमें से एक सियाना के साथ मेरी फाइट करते हुए की वीडियो देख रहा होता है। एक लड़की उसके पास आकर कहती है, क्या तुम इस लड़के से जेलस हो रहे हो क्योंकि मिस ग्रेस ने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया पर तुम्हें नहीं? वो लड़का उस पर चिल्लाते हुए कहता है, नाओमी, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? सारे स्टूडेंट्स उन्हें घेरने लगते हैं। वो लोग अकेडमी के अंदर जाने लगते हैं। तभी मेरे पास खड़ा एक फ्रेशमैन बोलता है, वो तो कहा है, क्या वो भी इन्हें देखने आया है? सारे स्टूडेंट्स मेरे बारे में बात करने लगते हैं। डेरेक भी जल्दी मुझे देख लेता है। अगले ही सेकंड वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। लाइटनिंग उसकी बॉडी के अराउंड होती है और वो मुझसे पूछता है, तो तुम हो काय? मैं सोचने लग जाता हूँ, आखिर ये मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? ये मत कहना कि असली वाले काय ने इसे भी धोखा दिया था। लूना मेरे पास खड़े होकर अपने ग्लेशियर डोमेन को अनलीश करती है। डेरेक के अराउंड जो लाइटनिंग होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। लूना कहती है, अगर तुम्हें काय को बुली करना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। डेरेक अब थोड़ा सीरियस होने लगता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से डेरेक को पता चलता है कि लूना कौन है। मैं लूना से कहता हूँ, अपने डोमेन को बंद करो। मैं उससे पूछता हूँ, डेरेक, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? डेरेक कहता है, मैंने वीडियो देखी थी और सुना था कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक स्पार करें। मेरे पास ट्रिपल एस टीयर का डुअल यिन यांग लाइटनिंग टैलेंट है, पर फिर भी ग्रेस ने मुझे मना कर दिया और मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। पर आखिर उसने तुम्हें क्यों चुना? मैं तुम्हें यहीं पर हरा कर ग्रेस को साबित कर दूंगा कि उसका स्टूडेंट मेरे सामने कितना कमजोर है। मैं उससे कहता हूँ, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो तुमने मेरे सामने अपनी पावर का प्रदर्शन किया था, मुझे तुमसे उसका बदला भी लेना है। बाकी के 9 इलाइट स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसमें से एक इलाइट स्टूडेंट डेरेक सागर कहता है, डेरेक, तुम लेवल 27 पर हो, तुम्हें लेवल 15 के फ्रेशमैन से फाइट करते हुए शर्म नहीं आएगी क्या?
डायरेक्ट कहता है वो मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया और फिक्र मत करो, मैं होल्ड बैक करूंगा और बस उसे सबक सिखाऊंगा। वही लाइट स्टूडेंट मुझसे आकर पूछता है, काय क्या तुम इससे सच में फाइट करना चाहते हो? इस लड़की का नाम एंड्रियन है, वो मुझे वार्न करने आया था। मैं उससे कहता हूँ मुझे फाइट करने में से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम सब एरेना में एंटर करते हैं। मैं सियाना को देखता हूँ जो कि मेरी तरफ वेव कर रही होती है। सियाना मुझे देखते हुए अपने मन में कहती है ये सब बिल्कुल पिछली बार जैसे हो रहा है, काय ने इससे पिछली बार भी फाइट करी थी, डायरेक्ट ने पिछली बार इसे हरा दिया था। मैं देखना चाहती हूँ कि इस बार क्या होगा। मैं सियाना की बातें सुन लेता हूँ और सोचने लगता हूँ आखिर ये डायरेक्ट मुझसे जलस क्यों है। डायरेक्ट कहता है काय पहले मैं तुम्हें अटैक करने दे रहा हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ जैसा तुम चाहो। मैं उसके यिन थंडर को कॉपी करके उसी पर फायर करता हूँ। उसने बस इतना सुना था कि मैं स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ, पर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी कॉपी करी हुई स्किल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। डायरेक्ट के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। उसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। डायरेक्ट मेरे अटैक से बच नहीं पाता, वो थंडर एक्सप्लोड हो जाता है। उसके डैमेज की वजह से डायरेक्ट के मुंह से खून आ जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक लेवल 15 के लड़के ने लेवल 27 वाले को एक ही वार में इतना इंजर्ड कर दिया, आखिर इसने ये कैसे करा? मैं डायरेक्ट से कहता हूँ मुझे लगा था कि तुम मेरे अटैक को झेल लोगे, चलो मैं तुम्हें अभी मेडिकल रूम लेकर चलता हूँ। मैं पैनिक होने का नाटक करता हूँ। डायरेक्ट कहता है मैं बस केयरलेस हो गया था, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। डायरेक्ट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो ब्लेजिंग यांग थंडर को सूरज की तरह मेरे ऊपर शूट करता है। मैं साइनिक शिफ्ट का यूज करके उससे बच जाता हूँ और उसके अटैक को कॉपी करके उसके ऊपर यूज करता हूँ दुगनी पावर के साथ। एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डायरेक्ट और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मैं उससे कहता हूँ हमें इतनी आगे तक नहीं जाना चाहिए, आज यहीं पर खत्म करते हैं। डायरेक्ट कहता है लग रहा है कि अब मुझे सीरियस होना होगा। डायरेक्ट तो बिल्कुल मेरे एडिटर जैसा है, वो भी 7 मैचेस हारने के बाद लॉबी में खड़े होकर यही कहता है कि उसे सीरियस हो जाना चाहिए, पर 8वें मैच में भी सबसे पहले वही मरता है। यार उसका इतना मजाक उड़ाता हूँ मैं। अगर किसी दिन मेरे चैनल पर तुम्हें वीडियोस ना मिले ना, समझ जाना मेरे एडिटर ने मेरी फील्डिंग लगा दी है। खैर डायरेक्ट का गुस्सा अब आसमान छू जाता है। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हेवन स्कॉर्चिंग यांग थंडर को अनलीश करता है। मैं उसकी स्किल को देखकर कहता हूँ ये तो बढ़िया स्किल है, पर अब मेरी हुई। मैं उसकी वही स्किल को कॉपी करके दुगनी पावर के साथ उस पर फायर करता हूँ। वो दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, पर मेरा वाला अटैक डायरेक्ट के अटैक को खत्म कर देता है और फिर उसकी तरफ काफी तेजी से जाता है और जाकर डायरेक्ट को लगता है। इस बार डायरेक्ट के कपड़े ही फट जाते हैं। बेहोश होने से पहले वो मुझे अपने सामने देखता है। मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे पास टैलेंट अच्छा है, पर तुम्हारी मेंटेलिटी बिल्कुल बकवास है, तुम सच में वेस्ट ऑफ टैलेंट हो। ये सब कहने के बाद मैं अचानक से रुक जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं लेवल 16 पर आ चुका हूँ। ग्रेस भी एरेना में आ जाती है और वो कहती है लगता है कि तुम लेवल 16 के थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुके हो, तो जल्दी से लेवल 16 को ब्रेक करो। मैं उसे हाँ करता हूँ और पलटी मार कर वहीं पर बैठ जाता हूँ। जब सारे लोग मुझे देख रहे होते हैं मैं लेवल 16 पर पहुंच जाता हूँ। मेरी कॉपी लिमिट भी बढ़कर 4 की हो जाती है। एरेना में एंड्रियन सबको बताता है मैं डायरेक्ट को खुद मेडिकल रूम लेकर जाऊंगा। बाद में जब उसे होश आएगा तब तुम लोग उसे समझा देना कि क्या हुआ था। लूना भागते हुए मेरे पास आती है और कहती है तुम आखिरकार लेवल 16 पर पहुंच गए। लूना मेरे लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इससे पहले कि मैं लूना को कुछ बोल पाता, ग्रेस मेरे पास आते और मुझसे कहती है काय मेरे साथ ट्रेनिंग हॉल चलो, मुझे हैंड ऑफ गॉड के बारे में तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। इसके बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जितना समय बिताना चाहो बिता सकते हो। लूना कहती है मैं भी साथ आऊंगी, मैं बाहर खड़े होकर इंतजार करूंगी। ये कहकर हम तीनों एरेना से बाहर निकल जाते हैं। ट्रेनिंग हॉल पहुंचते ही ग्रेस पूरे एरिया को लाइटनिंग से सील कर देती है ताकि कोई भी हमारी बात ना सुन सके। वो मुझसे पूछती है लेवल 16 पर पहुंचने के बाद क्या तुम्हारी एबिलिटीज बदली हैं? मैं उसके सामने नाटक करता हूँ चेक करने का और फिर थोड़ी खुशी के साथ उसे बताता हूँ मिस ग्रेस अब मैं 4 स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। ग्रेस प्राउडली बोलती है मैंने एरेना में कुछ नोटिस करा था, इसलिए मैं चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसके बाद ग्रेस सीरियस हो जाती है तुम्हें पता है डायरेक्ट ने वापस आते ही तुम अपना टारगेट क्यों बना लिया? मैं उससे कहता हूँ मुझे नहीं पता। वो मुझे बताती है पिछले साल उसने रिक्वेस्ट करी थी मेरा स्टूडेंट बनने के लिए, पर मैंने उसे मना कर दिया था। तुम ही मेरे पहले स्टूडेंट हो और क्योंकि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया इसीलिए बात उसकी ईगो पर आ गई और उसने तुम्हें टारगेट किया। मैं उससे कहता हूँ अच्छा तो ये हुआ था। वैसे मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है। डायरेक्ट 10वें नंबर पर आया और उसके पास ट्रिपल एस टीयर का टैलेंट है। क्या टॉप 10 में सबके पास ट्रिपल एस टीयर का टैलेंट है? ग्रेस बताती है नहीं, उसकी क्लास में सिर्फ 3 ही लोग ट्रिपल एस टीयर के टैलेंट के साथ हैं, एंड्रियन, डायरेक्ट और नाओमी। डायरेक्ट 10वें नंबर पर इसलिए आया क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा बेकार है। ग्रेस मुझे पूरी बात अच्छे से समझाती है। उसका जवाब सुनकर मैं सोचने लग जाता हूँ। लूना की बातों से मुझे पता चला था कि मैं आने वाले फ्यूचर में मरने वाला हूँ। मेरे पास तो सबसे ब्रोकन एबिलिटी है, फिर भी मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई? जब मेरी और ग्रेस की सारी बातें खत्म हो जाती हैं मैं बाहर आकर लूना के साथ यहाँ से निकल जाता हूँ। उस रात ना और मेसन खाने के बाद अपने रूम की तरफ वापस जा रहे होते हैं तभी एक जानी पहचानी आवाज मुझे सुनाई देती है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था, तुम कमीने, तुमने मुझे छुआ भी कैसे? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं देखता हूँ विक्टोरिया हमारे सामने खड़ी होती है। मेसन को हिंट समझ आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया मेरे पास आकर कहती है तुमने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा है? मैं उससे कहता हूँ मैं भूल गया था। आगे विक्टोरिया कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा पेट नहीं दर्द हो रहा है ना, तो चलो अब चलकर बात करते हैं। मैं उससे कहता हूँ नहीं अब वो दर्द नहीं कर रहा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मैं हल्की सी स्माइल के साथ ये कहता हूँ। विक्टोरिया कहती है हम एम्बर को ट्रेनिंग हॉल जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग प्राइवेटली अपनी बातें कर सकते हैं, हम जितनी देर चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं। वो अपने मन में कह रही होती है एक बार तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो तो उसके बाद तुम्हारी लाश ही वापस आएगी। विक्टोरिया की ये मन की बातें सुनकर मेरी फट जाती है। विक्टोरिया मेरी सीनियर है और मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं उसे हरा सकता हूँ। और डायरेक्ट के साथ फाइट करने के बाद हैंड ऑफ गॉड अभी भी कूल डाउन मोड में है। अब क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मैं विक्टोरिया की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता हूँ। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। विक्टोरिया की बॉडी कांपने लग जाती है। मैं उससे कहता हूँ अरे यार तुम्हें तो मुझसे प्राइवेट बात करने वाली थी, तो मैं तो बस अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा
मुस्कुराता हूँ और उसे और कस के पकड़ लेता हूँ। विक्टोरिया कहती है, उस दिन तो तुम बहुत शर्मा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बेशरम हो। और अपने मन में कह रही होती है, तुम जानवर कहीं के, मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगी। मेरे सामने तो विक्टोरिया मुस्कुरा रही होती है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। हम जल्दी ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। नाओमी उस समय वहीं पर होती है और हमें देख लेती है। आखिर काय और विक्टोरिया इतनी रात में वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? क्यूरियोसिटी की वजह से नाओमी हमें फॉलो करने लगती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया मुझसे कहती है, ज्यादा जल्दी मत करो फ्रेशमैन, तुम्हारे साथ रात भर बातें करने से पहले क्यों ना एक स्पार हो जाए। मैं उससे कहता हूँ, ये तो साफ साफ मेरे साथ अन्याय है, तुम सीनियर हो और मैं फ्रेशमैन, अगर तुम होल्ड बैक भी करती हो तब भी मुझे बहुत गहरी चोटें लग सकती हैं। पर विक्टोरिया मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती, उसके चारों तरफ आग का एक सर्कल बन जाता है। वो कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। विक्टोरिया अपनी फुल पावर के साथ फीनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करती है। वो प्रेशर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है। मैं तुरंत हैंड ऑफ गॉड को एक्टिवेट करता हूँ और ज्यादा पावर के साथ सेम स्किल को कास्ट करता हूँ। विक्टोरिया कहती है, अगर तुम मेरी स्किल्स को कॉपी करते हो तो तुम मुझे ही स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। विक्टोरिया मेरे फीनिक्स फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगती है और उससे एक फायर बॉल बनाती है और उसे मेरे ऊपर लॉन्च करती है। इससे पहले कि वो अटैक मुझे लगे, मैं तुरंत स्पिरिट फॉर्म में बदल जाता हूँ और उसे डॉच कर लेता हूँ। विक्टोरिया कहती है, तुम्हारी ये फेजिंग स्किल काफी इंटरेस्टिंग है, पर तुम मेरे अगले अटैक से बच नहीं पाओगे। वो एक और खतरनाक अटैक को प्रिपेयर करती है। तभी हमें एक एक्साइटेड वॉइस सुनाई देती है, हे विक्टोरिया, काय, मैं यहाँ पास से गुजर रही थी, तब मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आते हुए देखा। आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, मैं समझ गई, तुम काय को ट्रेनिंग करवा रही थी। नाओमी को देखकर विक्टोरिया अपने मन में कहती है, अब ये नाओमी यहाँ पर कहाँ से आ गई? विक्टोरिया अपने अटैक को जल्दी से कैंसिल कर देती है। मैं तुरंत नाओमी के पास जाकर उससे कहता हूँ, नाओमी, विक्टोरिया मुझे मारना चाहती है, तुम इसे कुछ तो कहो। नाओमी मुस्कुराती है और कहती है, पागलों जैसी बातें मत करो। विक्टोरिया ट्रेनिंग में हमारी भी मदद करती है, उसे पता होता है कि कब रुकना चाहिए और मुझे पता है वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहेगी। विक्टोरिया कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डरा दिया था, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। पर अपने मन में वो कह रही होती है, आज तो तुम बच गए पर अगली बार नहीं बचोगे। विक्टोरिया काफी गुस्से में होती है, पर मैं सुकून की सांस लेता हूँ। नाओमी मेरी तरफ देखते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे डॉम तक छोड़ देती हूँ। मैं उसकी बात मान लेता हूँ। विक्टोरिया मुझे मारने के प्लान पर आज गिव अप करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग हॉल में मैं और ग्रेस हमेशा की तरह ट्रेनिंग करते हैं। रात भर सोचने के बाद मुझे विक्टोरिया को हैंडल करने का एक तरीका मिल गया। मैंने ग्रेस के फॉरबिडन स्पेल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपी कर लिया है। यहाँ तक कि खुद विक्टोरिया भी एक टॉप टियर स्पेल को हैंडल नहीं कर पाएगी। मेरी चिंता खत्म होने के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता हूँ। कुछ टाइम बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। ग्रेस काफी खुश होती है और अपने मन में कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लेवल 17 पर जल्दी ही पहुंच जाएगा और हैंड ऑफ गॉड का कूल डाउन 6 घंटे का हो जाएगा और यहाँ तक कि ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले ये लेवल 20 का हो जाएगा और इसके बाद इसकी कॉपी लिमिट बढ़कर 5 की हो जाएगी। ग्रेस के थॉट सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि मेरा टैलेंट कितना ज्यादा डेवलप हो सकता है। मैं फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ओके, तो पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तुम लोग वीडियो तो देखते हो पर 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होता, सिर्फ 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं। तो क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिक्र मत करो, मैं उस पर अपनी ही वॉइस में वीडियो डाला करूंगा, ना कि एआई वाली वॉइस में। सेकंड चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।